बोलेगा अच्छा 17,000 का 15,500 में दे रहा, बहुत अच्छा है। आप इसको ध्यान से पढ़ते नहीं हो, मैंने निकाल के सेपरेट कर दिया है सो दैट कि आप ध्यान से पढ़ो, मैं छोड़ेगा नहीं तुमको अगर नहीं किया तो। नहीं तो ये एग्जाम्पल भी स्टडी मैट में होता अगर कोई मॉडर्न आदमी आईसीआई में बैठा होता तो। चैप्टर 1 इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज ये फंडामेंटल चैप्टर है, ये बेस बिल्डिंग करता है, इसलिए हर बच्चे को इस चैप्टर को तो अच्छे से नॉर्मली करना ही करना चाहिए, बिना किसी टोका टाकी के और बिना किसी दिमाग लगाए हुए, बिल्कुल करना ही करना होता है। ठीक है दीपक, चलो इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में मेजर कॉन्सेप्ट अपन क्या क्या कवर करने वाले हैं। बिजनेस पॉलिसी का एक छोटू सा कॉन्सेप्ट है वो कवर करने वाले हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन, स्पेशली इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन क्या है वो कवर करने वाले हैं। स्ट्रेटेजिक लेवल और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, वो कवर करने वाले हैं। बस इतने से टॉपिक हैं। इस टॉपिक के अंदर अगर आप मुझसे पूछोगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की अंडरस्टैंडिंग, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन, लेवल्स एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन एनपीओ इंपॉर्टेंट है। हर अटेम्प्ट में अलग अलग तरीके से इनसे क्वेश्चन आते हैं, बट ओवरऑल इस चैप्टर की वेटेज रहेगी 6 to 7 मार्क्स की, इंक्लूडिंग द एमसीक्यूज, ये इसकी वेटेज रहेगी। चलो ठीक है, आ जाओ भाई छोटे से कॉन्सेप्ट के ऊपर। सबसे पहले बिजनेस पॉलिसी, टू द पॉइंट बात करूंगा, टू द पॉइंट प्लीज, है ना, एकदम पूरा फोकस करना। मैं एग्जांपल वगैरह के थ्रू बात करूंगा, जो स्टैटिक यहां जो चीजें है ना मैं उसी के रेफरेंस से बात करूंगा और एडिशनल एक्सप्लेनेशन दूंगा। आप नोटिंग वोटिंग करते चलना जहां जहां आपको लगे कि करने की जरूरत है। प्रॉपर कवरेज करूंगा, प्रॉपर। कई जगह मैं एक्सप्लेनेशन एलिब्रेशन पे भी आऊंगा, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। वो चीजें ध्यान से रजिस्टर कर लेना, नोट कर लेना, आपको बहुत काम आएगी, आपकी रिवीजन को कंसोलिडेट करने के लिए जरूरी होगी। देखो पॉलिसी क्या है हर बच्चे को पता है, इतनी सारी पॉलिसी के आप एग्जांपल दे सकते हो, बता नहीं सकता। कैश लूंगा, क्रेडिट नहीं लूंगा, क्रेडिट कार्ड लूंगा, कैश नहीं लूंगा, ओनली ऑनलाइन पेमेंट लूंगा, ओनली कैश पेमेंट लूंगा। इंप्लॉई की पॉलिसी है, लेबर की पॉलिसी है, बोनस की पॉलिसी है, आपके यहाँ टर्नओवर डिस्काउंट की पॉलिसी है, डिस्काउंट की पॉलिसी है, कैश डिस्काउंट की पॉलिसी है। ऑर्गेनाइजेशन की बहुत सारी पॉलिसीज होती है जो टॉप मैनेजमेंट बनाती है। कौन बनाती है? टॉप मैनेजमेंट बनाती है। और पॉलिसी क्या होती है? गाइडलाइंस होते हैं, फ्रेमवर्क होते हैं, जिससे हम बिजनेस को एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली रन कर सकते हैं। टू रन द बिजनेस इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर, बात खत्म। इंप्लॉई मैनुअल है, इंप्लॉई पॉलिसी है, आपके इंटरनल बायलॉज है, सब बिजनेस की पॉलिसी है। ब्रिंग योर ओन डिवाइस भी एक पॉलिसी ही है। क्लियर है? लॉक करें, छोटी सी बात थी। यस सर। हाँ हिमांशु शर्मा, अब ऐसे काम करने के लिए तो आप तो अब कुछ पढ़ के नहीं आए, तो भाई अब ऐसी ऐसी बातें आके पूछते हो। मैसेज भी आया था तुम्हारा राइट कि सर मैंने पढ़ाई नहीं करी है, अब बताओ मैं कैसे पास करूं। तो भाई अभी मैराथन में अचानक से मैं ये जवाब कहाँ से दे सकता हूँ? थोड़ा वेट करो, थोड़ा कोशिश करो, हमारे साथ चलो, देखो अगर आपको कुछ समझ में आ रहा हो। ठीक है, यस सर। बिजनेस पॉलिसी की बात करूं, एज पर क्रिस्टेंशन, एक ही टॉपिक बनता है, एक ही डेफिनेशन बनती है। एज पर क्रिस्टेंशन बिजनेस पॉलिसी मींस फोर थिंग्स, जस्ट फोर फीचर्स ऑफ एनी फोर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एनी बिजनेस पॉलिसी। क्या है सर? SFM स्क्वायर, याद रहेगा आपको, SFM स्क्वायर, या मेमोरी कोड आपको दिया होगा, दिया है क्या? लिख के नहीं दिया क्या? लिखो भाई, SFM स्क्वायर। एस बोले तो स्टडी ऑफ द फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। कई बार बच्चे इस टॉपिक को छोड़ के जाते हैं, भाई छोड़ के मत जाना, एज इट इज लिखना होगा। याद रखना है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पॉइंटर एज इट इज आईसीआई मैट के लिखने होते हैं, तो वहां पे दिक्कत होती है। बिजनेस पॉलिसी क्या है? टॉप मैनेजमेंट बनाती है, लेकिन एट द सेम टाइम स्टडी एंड फंक्शन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। भाई टॉप मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, ये भी बिजनेस पॉलिसी ही तय करती है। स्ट्रैटेजी बनानी है, किसकी जिम्मेदारी है? टॉप मैनेजमेंट की। स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग करना है, किसकी जिम्मेदारी है? टॉप मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी है, किसकी जिम्मेदारी है? टॉप मैनेजमेंट की।
फंड्स की अवेलेबिलिटी करा रही है, किसकी जिम्मेदारी है? टॉप मैनेजमेंट की। कैपिटल प्रमोटर की क्या जिम्मेदारियां हैं आपको पता है। सीईओ की क्या जिम्मेदारियां हैं आपको पता है। बोर्ड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको पता है। इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म डेवलप करना है, किसकी जिम्मेदारी है? सर इनकी है। तो ये सब सर बिजनेस पॉलिसी के दायरे में आती है। स्टडी ऑफ द फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। प्रैक्टिकल आए, थ्योरेटिकल आए, एमसीक्यू आए, कैसे भी आए, ठोक के बताने का, ठीक है, एकदम सामने से फोड़ देने का उसको। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूं। बेटा फॉलो करो, सब समझ में आएगा, ठीक है। हाँ नहीं हिमांशु, फॉलो करो, समझ में आएगा। चलो, डिटरमिन द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। कंपनी का प्लानिंग करना, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लानिंग करना, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करना, ये किसकी जिम्मेदारी? पॉलिसी बताती है। व्हाट विल बी द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, हु विल डू दिस, अबाउट एनीथिंग, एनीथिंग, कोई भी मार्केटिंग करनी है, कौन करेगा, कैसे होगा। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, उसका फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। प्रोडक्शन, उसका फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन कैसा होगा। मैटर ऑफ पॉलिसी डिसीजन, ये भी बिजनेस पॉलिसी का पार्ट है। आज पर क्रिस्टेंशन जब भी आए, एफ हो गया, एम पे आते हैं। देखो तो मोल्डिंग द कैरेक्टर एंड आइडेंटिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज मोल्डिंग? एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैनुअली रन होता है, सर हम उसे कंप्यूटराइज करना चाहते हैं। सर हमारा बैंक मैनुअली चलता था, अभी सीबीएस इंप्लीमेंट करके आए, अभी बीपीआई इंप्लीमेंट करके आए, बीपीआर करके आए, 6 सिग्मा टीक्यूएम इंप्लीमेंट करके आए। सर अभी मैंने सोचा था कि ईआरपी लगा देते। क्या है सर ये? आइडेंटिटी एंड कैरेक्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ब्रांड बिल्डिंग एक्सरसाइजेस, ऑर्गेनाइजेशन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है सर। फंक्शन ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है सर, उसको मुझे सोचो जरा। देखो कितने एग्जांपल है ना ईआईएस के बाद। फंक्शन ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है, फंक्शन ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे उसको क्या बनाना है मित्रों? प्रोसेस ड्रिवन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन बनाना है। मोल्डिंग द कैरेक्टर एंड आइडेंटिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, देयर आर वेरियस वेज दैट यू कैन चेंज योर ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम 20th century organization to 21st century organization. I think this is done क्या? लॉक करे क्या? समझ में आ गई क्या बात? तीनों बातों की एक्सप्लेनेशन समझ में आई क्या? एंड चौथी एन इंपॉर्टेंट थिंग माय डियर फ्रेंड्स, लिखो, कमेंट करो, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, बाकी सब गैर जरूरी है। ऊपर की बात करते हैं। यस थैंक यू, लिखो, बोलो, लॉक किया जाए। हेल्प्स इन मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज टू अचीव गोल्स। भाई कहां इन्वेस्ट करूं, कहां डाइवेस्ट करूं, कहां लैंड लेबर कैपिटल का कहां इन्वेस्टमेंट करूं, कौन सा प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल होगा, कौन सा नहीं होगा, कहां एक्सपेंशन स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, कहां कौन सी स्ट्रेटजी लगेगी, सर ये पॉलिसी डिसीजन है। सो जैसी स्ट्रेटजी वैसा रिसोर्सेज, बोलो यस और नो। जैसी स्ट्रैटेजी वैसे रिसोर्सेज का मोबिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हमारे पॉलिसी डिसीजन पे डिपेंडेंट होगा, बोलो यस और नो। अब कोई बिजनेस है, कोई फैक्ट्री है जो प्रॉफिट ही नहीं देती, वहां खूब सारा मशीन लगा के क्या ही फायदा। प्रोडक्शन ऐसा करते हैं जो माल बिकता ही नहीं, ऐसी जगह पे मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करके क्या फायदा। तो सर ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या रिसोर्सेज कहां मोबिलाइज करना है, टू बी डिसाइडेड एज पर द पॉलिसी। सो देयर आर 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। एक बार दिल से बोलिए एसएफएम स्क्वायर, और एक बार बोल दीजिए स्टडी ऑफ द फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। पॉइंट नंबर 1, determining the future course of action. 2, molding the character and identity of the organization. 3, and mobilization of organizational resources as to achieve goals and objective. Point number 4 लॉक किया जाए। नेक्स्ट, याद ही करना है भाई, याद। मैराथन का पहला टारगेट है मित्रों कि भैया ऐसा है, सबसे पहले बात को समझना, याद कर लेना, साथ ही साथ वाह जी वाह, टी जो ग्रीन है। राकेश शर्मा, इतना एक्सप्लेन करने के बाद पॉइंट नंबर 3 वंस मोर। तो भाई वीडियो पीछे करके देखो, ऐसे जान डालो यार, पूरा खोल के रख दिया पॉइंट। थोड़ा कोऑपरेट करो यार, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो। मोल्डिंग द कैरेक्टर एंड आइडेंटिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांड बिल्डिंग करना, बस ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेडिशनल से मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन बनाना, ऑर्गेनाइजेशन को मैनुअल से कंप्यूटराइज करना, ये सब से हम ऑर्गेनाइजेशन का क्या करते हैं, उसकी आइडेंटिटी, उसकी ब्रांड, उसकी आइडेंटिटी को चेंज करने की कोशिश करते हैं, जो पहले था जो अब है, ठीक है। यस, अब आ जाओ भाई, स्ट्रैटेजी क्या होती है, स्ट्रैटेजी किसको बोलते हैं। मैं मैनेजमेंट नहीं पढ़ाऊंगा यार, कई लोग कहते हैं सर मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ाओ, तो 12वीं में क्या कर रहे थे, कॉलेज फर्स्ट ईयर में क्या कर रहे हो यार तुम लोग, मैनेजमेंट की डेफिनेशन बताओ, आर्ट एंड साइंस और ये और वो, किसी काम को एफिशिएंटली करना, है ना। यस, आयुष मिश्रा, उसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। क्या बात है भाई, हाँ खुद मजा आ गया भाई। यस,
चलिए भाई, स्ट्रैटेजी, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी कहां से आया? ये मिलिट्री से आया। कौन से वर्ड से आया? स्ट्रैटेजी आया, स्ट्रेटेगोस, दो वर्ड से आया। क्या मतलब होता है? स्ट्रैटेजी कैसी होती है? लॉन्ग टर्म होती है। कैसे, कौन बनाता है? टॉप मैनेजमेंट बनाता है। इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है? लॉन्ग टर्म होता है। मतलब क्या होता है? चार बातें इसके मतलब में होती है। रुक जाओ, अब ये मत बोलना ये डेफिनेशन मॉड्यूल में नहीं है, रुको भाई। हाँ, डेफिनेशन तो डेफिनेशन होती है। स्ट्रैटेजी रेफर्स टू फोर थिंग। क्या? आइडियाज। हमारे पास बहुत आइडिया है, मतलब हमारे विजन, मिशन, आइडियाज। plans to achieve these ideas, plans what to do, how to do, when to do, and who will do this. Then you take action. Plan without action is of no use, it's equivalent to abortion. तो सर, idea, plans and action. Employed, support, 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 support. Action लोगे बट बिना, मतलब तुम्हें बॉर्डर पे भेज दे बिना गन के, बिना तोप के, बिना एरोप्लेन के, बिना फाइटर जेट के, बिना गोले के। अच्छा, बंदूक दे और उसकी कारतूस ना दे तो क्या ही उखाड़ लोगे? वहां पे गोलियां है ही नहीं, पिट के आओगे। तो सीधी सी बात है, आइडियाज हो, प्लान्स हो, एक्शन हो, बट उसके लिए सपोर्ट हो। एंड फिर वो सारी चीजों को लगाना भी होगा, इंप्लीमेंट भी करना होगा। और कौन करेगा? फॉर्म करेगी एम्प्लॉय टू कंपीट सक्सेसफुली अगेंस्ट देयर राइवल। एक बात इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटजी के अंदर कि यहां कंपटीशन इंपॉर्टेंट है। जो भी कंपनी, जो भी बिजनेस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के हिसाब से होगी, उस पर एक डेफिनेशन सूट करेगी कि बिजनेसेस आर बोर्न टू कंपीट। बोलो मेरे साथ, बिजनेसेस आर बोर्न टू, businesses are born to compete, businesses are born to compete। बोलो भाई, लिख के बोलो, businesses are born to compete, the one who doesn't compete is not a business organization। ठीक है, तो यहां पे स्ट्रेटजी कहती है कि भाई आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करना होगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करते हो तो ही फायदा है, नहीं तो सिर्फ बिजनेस कर रहे हो, सिर्फ मैनेजमेंट कर रहे हो, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट नहीं कर रहे हो। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कहती है विनेबिलिटी होनी चाहिए, जीत होनी चाहिए, सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, लॉन्गिविटी होनी चाहिए, एजिलिटी होनी चाहिए, लॉन्ग लिव द ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, तब हम बोलते हैं, तब हम बोलते हैं स्ट्रैटेजी है। हियर स्ट्रैटेजी डिफर्स फ्रॉम जनरल मैनेजमेंट, हियर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट डिफर्स फ्रॉम जनरल मैनेजमेंट, हियर स्ट्रैटेजी डिफर्स फ्रॉम जनरल प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड प्लानिंग में डिफरेंस है। क्लियर है ना सबको? यस, ये सब बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो आप अभी इस सब्जेक्ट को जब पढ़ोगे, थिंक लाइक अ सीईओ, थिंक लाइक अ टॉप मैनेजमेंट बोर्ड गाय। समझो कि तुम बोर्ड के मेंबर हो, समझो कि तुम ही सीएमडी हो, तुम ही मुकेश अंबानी हो, तुम ही रतन टाटा हो। ऐसा अपने को सोचने का और एकदम ऊंचे उड़ने का, जमीन से रह के ऊंचे उड़ने का। ठीक है, फिर समझ में आएगी बातें। सो दिस इज व्हाट स्ट्रैटेजी इज। नेक्स्ट एग्जांपल्स भी लूंगा, रुको, प्रूव भी करूंगा इन बातों को। अब ध्यान से देखो, एक और डेफिनेशन कहता है कि इट इज अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस डिजायर्ड इमेज, डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन। क्या है? लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट है। लॉन्ग रेंज मतलब लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट है। ब्लूप्रिंट है, क्या करने वाली है ऑर्गेनाइजेशन, जिससे वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करेगी, जिससे वो अपने प्रॉफिट, प्रॉफिटेबिलिटी, मार्केट शेयर, मार्केट पोजीशन को अचीव करने वाली है। वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब इमेज का मतलब क्या है? व्हाट टू डू, व्हाट इट वांट्स टू डू, व्हाट इट wants to do। डायरेक्शन का मतलब क्या है? how it wants to do। तो सर इसके लिए डायरेक्शन क्या होगा? प्रोडक्ट, रुक जाओ, कस्टमर, प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी, मार्केट, सीपीटी मार्केट, यही डायरेक्शन होगा ना। हमारे कुछ कस्टमर होंगे, कुछ प्रोडक्ट होंगे, कुछ टेक्नोलॉजी होगी और एक मार्केट होगा, जिसके थ्रू मैं ये सब करने वाला हूं। क्या? अपने विजन को अचीव करने वाला हूं। विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव एंड डेस्टिनेशन वेयर इट वांट्स टू गो। सर कुछ तो टारगेट्स होंगे, कुछ तो सर आपके ऑब्जेक्टिव्स होंगे, कुछ तो आपके गोल्स होंगे। ठीक है, इन सब का लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ही स्ट्रैटेजी है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव्स, विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के प्लानिंग के प्रोसेस को, ब्लूप्रिंट को स्ट्रेटजी बोलते हैं। क्या ये क्लियर हो गया? क्या सबको? आपके मॉड्यूल में भी ऐसे ही लिखा है ना, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं लिखा है ना? यस, मी एंड माय डैड इज द सीईओ। क्या बात है, अभी पढ़ के आए, वेरी गुड। अब आ जाते हैं सर, यहां पे एक छोटा सा टॉपिक कर लेते हैं। देखो हुंडई मोटर्स है, यही वाला दिया है ना, 2025 की इसकी कुछ अपनी स्ट्रैटेजी है। क्या सोचती है जरा, इन दोनों डेफिनेशन को यहां ढूंढ लेते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट क्या करता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ रहा है तो हमें प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा। ठीक है, देखो भाई क्या है। हुंडई अनाउंसेस अ सेट ऑफ स्ट्रैटेजीज टू अचीव स्टडी ग्रोथ। स्टडी ग्रोथ चाहिए इसे, ग्रोथ चाहिए, लेकिन क्या करेगी? सबसे पहले वो चाहती है बूस्ट प्रॉफिटेबिलिटी। इसने ऐसा तो नहीं बोला प्रॉफिट, प्रॉफिट इसे बॉटम लाइन कहते हैं। ये छोटा एस्पेक्ट है, स्ट्रेटजी का मेजर एस्पेक्ट प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी है। ध्यान से सुनना,
जब मैं प्रॉफिट की बात करता हूं तो सिर्फ फर्म की बात करता हूं। जब मैं प्रॉफिटेबिलिटी की बात करता हूं, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे जो मैं कहने जा रहा हूं। मे बी कि आप अगर ध्यान से नहीं सुनोगे आपको बात ही नहीं समझ में आएगी, फिर बोलोगे ऊपर से निकल गई। ठीक है, पता नहीं क्या ही बोलते सर। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं तो हम फर्म मार्जिन की भी बात करते हैं, प्लस कस्टमर सरप्लस या कस्टमर मार्जिन की भी बात करते हैं। ये बात समझ में आई क्या? मतलब वो प्रॉफिट जिसमें से कुछ हिस्सा हम कस्टमर को भी देते हैं। कस्टमर को जब देते हैं तो कस्टमर सरप्लस मानता है, पैसे का ना जाना तो आना ही होता है। मनी नॉट एक्सपेंडेड मींस मनी सेव्ड। और ये फीलिंग आती है तो आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को वो बाय करता है। बोलो यस और नो, कितने लोग अग्री करते हैं इस बात से? इस बात से कितने लोग अग्री करते हैं? इकोनॉमिक्स का कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट लेके आओ यहाँ पे और उसको जोड़ दो, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसीलिए हुंडई क्या चाहेगी कि वो प्रॉफिट कमाए जिसमें से कि वो कस्टमर को भी कुछ हिस्सा दे सके, जिसके बदले में वो मार्केट शेयर एंड मार्केट पोजीशन को इनहेंस कर सकती है। मेरी क्लास का पहले दिन वैल्यू क्रिएशन का एग्जांपल याद है? सबको याद है कि सिर्फ मुझे याद है? सबको याद है ना मित्रों? सबको याद है ना? ये वही वाली बात है। देखो बातों बातों में तेरा जिक्र भी ले आएंगे। 90% बच्चे क्या समझते हैं प्रॉफिट? गलत। फर्म की प्रॉफिट प्लस कस्टमर का सरप्लस, कंज्यूमर का सरप्लस, दोनों मिला के प्रॉफिटेबिलिटी होती है। प्रॉफिटेबिलिटी इज द लार्जर प्रॉफिट। ये कौन सा प्रॉफिट होता है? बोलने में बोल देते लोग। Enhance customer value and customer and cost structure. The more value you create, the more value you create, the more competitive advantages you gain. The more cost you save, the more competitive advantages you gain. Your profit will depend upon the greater profitability band. The better profitability band you made, the better profit you are going to earn. This is strategy. दो लाइन में खत्म। So strategy और strategic management को तीन चीजों से लेना देना है। ध्यान से सुनेंगे। क्या क्या? स्ट्रैटेजी और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को सिर्फ तीन चीजों से लेना देना है। बोलो भैया, सीआर कॉस्ट रिडक्शन, वीसी वैल्यू क्रिएशन एंड पीबी प्रॉफिटेबिलिटी बैंड। बोलो यस और नो। इन तीनों से रास्ता निकलता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का। रेस्ट आर कॉस्ट एंड डिटेल्स। देयर आर ओनली टू थिंग्स इन बिजनेस, स्ट्रैटेजी एंड इनोवेशन। रेस्ट आर कॉस्ट एंड डिटेल्स। क्लियर है क्या सबको? पिलर नंबर 420 क्लियर है क्या सबको? कंक्लूडेड, हेंस कंक्लूडेड वैल्यू चेन का। वाओ, देखो सर हुंडई भी ऐसे ही सोच रहा है। कुछ प्रैक्टिकल और थियरी में कोई डिफरेंस है क्या? थियरी और प्रैक्टिकल में कोई डिफरेंस है क्या? नहीं सर। ये कहता है 6,70,000 मैं ईवीज बेचूंगा, टॉप 3 ईवी मैन्युफैक्चरर बन जाऊंगा। इसी की वजह से, ये ऊपर वाले 3 की वजह से ऐसा सोच रहा है। ऑफर मोस्ट न्यू मॉडल्स इन ईवी, ड्राइव टेरेन बाय 2030, इन मेजर मार्केट्स 2035, इमर्जिंग मार्केट्स में 2035 तक मैं बन जाऊंगा लीडर। इन्वेस्ट KRW इतना ट्रिलियन इंटू R&D एंड फ्यूचर टेक्नोलॉजी थ्रू 2025। 61.1 ट्रिलियन तक KRW इन्वेस्ट करने की सोच रहा है वो R&D के फील्ड में। ठीक है। टारगेट ऑपरेटिंग मार्जिन ऑफ 8% इन ऑटोमेटिव बिजनेस, 5% मार्केट शेयर बाय 2025। देखो भाई, इतना सा काम अगर वो ठीक से कर लेता है, इतने से काम ठीक से कर लेता है तो ये सारे टारगेट्स अचीव करने वाला है। देखो भैया ये क्या बात कर रहा है? स्ट्रैटेजी इज नथिंग बट अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ इमेज, डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन। बोलो यही बोला क्या हुंडई ने? इससे बाहर कुछ भी बोला क्या? बोलो अगर बोला तो। नहीं बोला ना। अब यहां देखो, स्ट्रैटेजी रेफर्स टू द हुंडई का आइडिया, प्लान, एक्शन एंड सपोर्ट एम्प्लॉयड टू अचीव सक्सेसफुली अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अगेंस्ट देयर राइवल्स। यही बोला ना उसने अपनी स्ट्रैटेजी में। तो आपका स्ट्रैटेजी जब भी आप बनाओगे तो इसी बातों का निचोड़ होगा। दैट इज फुल एंड फाइनल। डन है। अब आ जाते हैं सर, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज किसे कहते हैं? एक छोटा सा टर्म है, आपको पता होना चाहिए। बहुत ही सिंपल है। इट अलाउज अ फर्म टू गेन एन एज ओवर द राइवल वाइल कंपीटिंग। और वो कैसे होगा? सेट ऑफ यूनिक फीचर्स ऑफ अ कंपनी एंड इट्स प्रोडक्ट। मैं सर iOS 10, मैं फोन बनाता हूं iOS 10, 11, 13, 14, मेरा iOS है ऑपरेटिंग सिस्टम। सर उसमें और एंड्रॉइड्स में बहुत फर्क है। एंड्रॉइड्स का फोन लगाओ, कभी कभी उसमें सर लैग आता है, iOS में लैग नहीं आता सर। दोनों की पिक्चर क्वालिटी देख लो, दोनों का ऑपरेशन देख लो, दोनों की मूवेबिलिटी देख लो। एंड्रॉइड्स का फोन चाहे 1.5 लाख का भी हो ले लो, एंड्रॉयड ही रहेगा, iOS ही रहेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का फर्क है साहब। ये यूनिक फीचर है जिसकी वजह से कस्टमर के परसेप्शन में है, टारगेट मार्केट के परसेप्शन में है कि भाई एप्पल के फोन सुपीरियर होते हैं। इसीलिए जिस दिन लॉन्च होता है तो जो भी रेट एप्पल रखती है उस पर जाके लोग बाय कर लेते हैं। और फिर भी कस्टमर सोचता है कि मैं सरप्लस में हूं। कस्टमर को फिर भी लगता है मेरे पास सरप्लस है। बहुत अच्छा, ठीक है।
वैल्यू की क्या डेफिनेशन होती है? कुछ भी नहीं होती है। वैल्यू इज नथिंग बट द यूटिलिटी क्रिएटेड बाय द प्रोडक्ट। एक होती है यूटिलिटी क्रिएटेड जिसकी वजह से यू शो योर विलिंगनेस टू पे, और एक होती है एक्चुअली दैट यू पे। Actually that you pay is price, and the willingness, the worth for which you are willing to pay something, that is value। उससे हमें पता चलता है कि वैल्यू का प्राइस क्या है, वैल्यू कितनी है। किसी प्रोडक्ट की वैल्यू 10,000 हो सकती है, प्राइस 8,000 हो सकती है। क्यों? बिकॉज आई एम विलिंग टू पे 10,000 बट यस कंपनी इज ऑफरिंग मी 8,000। तो सर ये तो डिमांड की एनालिसिस करते हुए जब कंपनियां इकोनॉमिक्स समझती हैं किसी भी प्रोडक्ट की, तो वैल्यू की जजमेंट अलग क्रिएट करती हैं और फिर प्राइस उसके नीचे ऑफर करती हैं, तभी कस्टमर दौड़ के जाता है वो प्रोडक्ट को बाय कर लेता है। और वैल्यू क्रिएशन का मतलब क्या होता है? बहुत ही सिंपल है, प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू द कस्टमर विथ मोर वर्थ और वैल्यू। और वो वर्थ कहां से निकल के आएगी? उस प्रोडक्ट के फीचर, क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी, टेक्नोलॉजी, अवेलेबिलिटी, सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस, मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट एंड ब्रांडिंग की पावर से निकल के आएगी। आई थिंक दिस इज क्लियर फॉर एवरीवन। सो सर दिस इज ऑल अबाउट वैल्यू क्रिएशन एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सर ये एग्जांपल आपको कराया था, तो ये एग्जांपल मैं फिर कराऊंगा। ये देखो भाई, एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है पोट्रोनिक्स का ड्रम स्पीकर। अब क्या है, ये कोई भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं तो उसका प्रोसेस क्या होता है? हम उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं, डिजाइन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। पूरा ऑर्गेनाइजेशन के पास एक बिजनेस सिस्टम होता है, एंटरप्राइज सिस्टम होता है, जो हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को बनाता है। ईआईएस में डिटेल में हमने पढ़ा था एंटरप्राइज सिस्टम। ओके, उस सिस्टम ने क्या किया? 221 मॉडल का एक प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम है पोट्रोनिक्स का क्या बोलते हैं इसको, ड्रम स्पीकर बनाया। इसके 10 फीचर दिए, 10 आवर प्ले टाइम दिया, नोट वाटर प्रूफिंग, 1 ईयर वारंटी दी। ये सब फीचर दिए, मतलब इतनी वैल्यू क्रिएट करी। ठीक है। अच्छा, इसको बनाने में, इस प्रोडक्ट को बनाने में कोई कॉस्ट लगी होगी? यस सर, हमने इकोनॉमिक एनालिसिस किया और हमें पता चला कि सर 10,000 रुपए की कॉस्ट लगी इस प्रोडक्ट को बनाने में। अच्छी बात है, 10,000 रुपए में ये वाला प्रोडक्ट बनाया हमने। ये कॉस्ट थी सर, ये कॉस्ट थी। क्या थी? कॉस्ट थी। ये रहा कॉस्ट। अब सर कंपनी ने क्या किया? ये जो वैल्यू क्रिएट करी, इसका जब यूटिलिटी का एनालिसिस किया, उसको क्वांटिफाई किया, उसको जब मनी के फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो इसकी यूटिलिटी, समथिंग दैट द कस्टमर इज विलिंग टू पे, दैट इज कॉल्ड एज वैल्यू क्रिएटेड। और उसकी जजमेंट जो क्वांटिफाई किया तो वो 17,000 के बराबर को आई। तो इसको बोलते हैं वैल्यू क्रिएटेड। कितना? 17,000। फ्लिपकार्ट पे जाओगे तो कैसे लिखा होता है? 17,000। इसको कट किया होता है। अमेजॉन पे जाओ, मिंत्रा पे जाओ, कहीं भी जाओ, कट करके नीचे क्या लिखा होता है? 15,500। और बाजू में क्या लिखा होता है? यू सेव 1,500। व्हाट इज दिस? दिस इज योर कंज्यूमर सरप्लस, कस्टमर मार्जिन। गेटिंग द पॉइंट? अभी समझ में आ गया? इकोनॉमिक्स समझ में आ गया? इधर इकोनॉमिक्स ही समझा रहा हूं। इकोनॉमिक्स से ही स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पैदा हुई है। इकोनॉमिक्स ही बहुत अच्छे से समझना चाहिए हम सब लोगों को। बहुत सिंपल है। और कंपनी ने क्या किया? जो वैल्यू क्रिएट किया, जो उसकी परसेप्शन जजमेंट हुई, उसके नीचे प्राइस सेट कर दिया। तो आसान हो गया ना कंपनी के लिए। तो कस्टमर को ये 1,500 का मार्जिन दिया, इसके बदले में कस्टमर क्या देगा? मार्केट शेयर देगा, मार्केट पोजीशन देगा, आपके प्रोडक्ट को बाय करेगा। बोलेगा अच्छा 17,000 का 15,500 में दे रहा, बहुत अच्छा है। तो तुम्हारी मार्केट शेयर, मार्केट पोजीशन बनेगी। तुमने प्रॉफिट कितना कमाया? प्राइस माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। फॉर्म्स मार्जिन 5,000, 1,500। ध्यान से सुनना, मैंने क्यों बोला था प्रॉफिटेबिलिटी बैंड इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सिर्फ प्रॉफिट इज नॉट द पर्पस। माई पर्पस इज टू अर्न मार्केट शेयर, मार्केट पोजीशन, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एज वेल। और वो उसका रास्ता यहां से निकलेगा, प्रॉफिटेबिलिटी बैंड से ही। फॉर्म मार्जिन एंड कस्टमर मार्जिन दोनों। तो इसका मतलब यह है कि सर अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी बैंड को बड़ा बना ले, जितना बड़ा हमारा प्रॉफिटेबिलिटी बैंड होगा, उतना ज्यादा हम कस्टमर को ऑफर कर पाएंगे और खुद को भी ऑफर कर पाएंगे। इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल कस्टमर सेटिस्फाइड होंगे। दोनों के लिए वैल्यू क्रिएट होगी। बोलो बात समझ में आई क्या? और जितनी ज्यादा दोनों के लिए वैल्यू क्रिएट होगी, उतना ज्यादा हमारा बिजनेस फलेगा, फूलेगा, आगे बढ़ेगा, ग्रो करेगा। बात समझ में आ गई क्या? यस। अब और सुनो, डन। ध्यान से सुनना अब आगे। सर ये तो एक कंपनी की कहानी हो गई, लेकिन इस कंपनी को क्या लगता है और जंगल में शेर नहीं है कोई? यही है। तो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बैंड कितनी हुई? कॉस्ट, वैल्यू माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिटेबिलिटी बैंड, एंड दैट इज इक्वल टू 7,000। और इसी 7,000 में 5,000 इधर और 1,500 इधर गया, राइट? 7,000 हो गए ना प्रॉफिटेबिलिटी बैंड। ओके, लेकिन क्या था, एक कंपनी और है मार्केट में, ये वाली, ये बहन जी, ये आ गई। इसने बोला अच्छा तू अकेला थोड़ा ही है, तेरे को अकेले थोड़े ही जंगल में रहने देंगे, हम भी हैं भाई। बोला अच्छा जी, आप भी कंपीट करोगे? बोले हाँ। अब इसने क्या किया? ध्यान से सुनो। इसके बिजनेस सिस्टम ने भी एक प्रोडक्ट बनाया। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, ठीक है?
एकदम ध्यान से सुनेंगे और समझते जाएंगे, बातों को कंसोलिडेट करते जाएंगे। इसके बिजनेस सिस्टम ने भी एक प्रोडक्ट बनाया JBL का ड्रम स्पीकर पोर्ट्रॉनिक्स से कंपीट करने के लिए, और उसने भी कुछ फीचर दिए। इसने बोला 21 मैं 22 का मॉडल बनाऊंगा, 10 फीचर में 12 फीचर। देखो भाई प्लस प्लस, तू प्ले टाइम 10 घंटे मैं 12 घंटे दूंगा। ये देख, तू IPX वाटर प्रूफिंग नहीं देता है, मैं IPX 7 वाटर प्रूफिंग दूंगा। प्लस तू 1 साल की वारंटी देता है, मैं 2 साल की वारंटी दूंगा। ये सब क्या हो गए, बेसिकली एडवांटेज हो गए। बोलो यस और नो। लास्ट क्लास में मैंने इसी को हाई राइडर एंड ग्रैंड विटारा ब्रिजा, इन दोनों कार के रेफरेंस से समझाया था। इस बार एग्जाम्पल थोड़ा चेंज किया है, ठीक है, मॉड्यूल में आपके चेंज है, क्लास में कुछ अलग कराया था, बट एग्जाम्पल सेम ही है, फंडा सेम है, फिलॉसफी सेम है, थियरी सेम है, बात खत्म। ये जो एडवांटेज हुआ, पोर्ट्रॉनिक्स से बेहतर माल बनाया, मतलब बेहतर वैल्यू क्रिएट करी। द मोर वैल्यू वी क्रिएट द मोर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वी गेन। फिलॉसफी निकल गई। सर यही तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है किसका, JBL का। क्लियर है, पहला कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। बट क्या एक यूनिकनेस से आप मार्केट जीत जाते हो? नहीं, आपको मल्टीपल यूनिक फीचर्स के साथ मार्केट जीतना होता है। बहुत सारे ग्राउंड होते हैं जिसपे आपको बैटल जीतनी पड़ती है। एक ग्राउंड जीतने से आप जीते हुए नहीं कहलाते। आगे देखते हैं। देखो भाई सीधी सी बात है, पोर्ट्रॉनिक्स इसी माल को 10, एक तो उससे हल्का माल 10,000 रुपए के कॉस्ट पे बना रहा था। इसका मतलब इसका वैल्यू चेन इतना स्ट्रांग नहीं था। वैल्यू क्रिएशन का जो चेन था, कॉस्ट कंट्रोल था, कॉस्ट रिडक्शन था, इतना बढ़िया नहीं था। R&D इनोवेशन इतना जोरदार नहीं था, प्रोडक्ट डिजाइन डेवलपमेंट इतना जोरदार नहीं था। 10,000 रुपए लगा। अब देखो यार, ये देखो बेहतर प्रोडक्ट यार 8,000 रुपए में बना रहा है, मतलब इसके पास कोई इनोवेशन था, इकोनॉमी ऑफ स्केल थी, लर्निंग का, एक्सपीरियंस का, बहुत कुछ ने कंट्रीब्यूट किया। और इसके वैल्यू चेन ने वो 10,000 रुपए में जो माल को बना रहा था उसको 8,000 में बना दिया। मतलब यहां 2,000 रुपए का सरप्लस कॉस्ट सेव किया। और पैसे का ना जाना तो आना ही होता है। क्लियर हो गई क्या? पैसे का ना जाना तो आना ही होता है। तो इस कंपनी ने 2,000 रुपए बचा लिए। बोलो ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है क्या इस कंपनी का? यस और नो? बहुत सारे चीजों ने कंट्रीब्यूट किया। अब आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ चुके हो, अब आप अच्छे से कंक्लूड कर पाओगे। अब यहां क्या हो गया, दाम में हो कम और काम में हो दम। ऐसा ही हुआ क्या? मतलब वैल्यू ज्यादा और कॉस्ट कम। अब देखो भाई, इसका जब हमने विलिंगनेस टू पे बेस्ड ऑन द यूटिलिटी क्रिएटेड जब हमने तय किया, तो वो क्या हुआ, 18,000 रुपए का तय हुआ। ऊपर वाले का 17,000 था, यहां भी 18,000 का हुआ, मतलब एडवांटेज। 10,000 लगा के 17,000 का माल तैयार किया, इसने 8,000 लगा के 10,000 का माल तैयार किया। तो बताओ भाई, इसका प्रॉफिटेबिलिटी बैंड 10K का हो गया। पिछले वाले की प्रॉफिटेबिलिटी बैंड 7,000 की थी, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बैंड 10,000 की है। बताओ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हुआ कि नहीं हुआ? बोलो यस और नो, बोलते चलो। दाम में हो कम और काम में हो दम, बात खत्म। ठीक है, डर है ना? यही है, यही अपनी भी फिलॉसफी है। प्रीमियम प्रोडक्ट अपन बहुत ही लोअर प्राइस पे दे देते हैं, कॉस्ट लीडरशिप एंड अगेन प्रीमियम। कुछ लोग प्रीमियम बोल के प्रीमियम प्राइस नहीं क्या बोलूं और फिर बाद में बच्चे आते। ठीक है, कोई बात नहीं। अब मुद्दे पे आते हैं। यही है मार्केट का, यही है स्ट्रेटजी का डायनामिक्स भाई। ऐसे ही आपको काम करना पड़ेगा। इंडस्ट्री में सर्वाइव करना है तो ऐसे ही आगे निकलना पड़ेगा। आने वाले समय में दुनिया बहुत कॉम्पिटिटिव होने वाली है, ध्यान से सुनो। अब हुआ क्या, अब इस कंपनी ने कहा, JBL ने कहा, कोई बात नहीं, मैंने तो 8,000 में बनाया है, मैं तो तेरे से कम प्राइस में ऑफर कर दूंगा मार्केट को। तू 15,500 पे ऑफर कर रहा है ना, मैं तेरे से 500 रुपए कम, मतलब बेहतर प्रोडक्ट लोअर प्राइस पे दे दूंगा। फिर देखता हूं स्टूडेंट कैसे नहीं आते, बच्चे कैसे नहीं आते। तेरे से बेहतर प्रोडक्ट तेरे से कम प्राइस पे, ऑटोमेटिकली दाम में हो कम, काम में हो दम। तो क्या होगा, तो सर प्राइस ऑफर्ड 15,000, कस्टमर। अब देखना जरा यहाँ पे, यहां भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। प्राइस सेटर बन गया, ये प्राइस गेटर नहीं हुआ, प्राइस सेटर हो गया। क्लियर है? फॉर्म का मार्जिन 7,000 बना, ये देखो कॉस्ट माइनस प्राइस इज इक्वल टू फॉर्म्स मार्जिन 7,000 का। ये भी 2,000 रुपए ज्यादा कमा रहा है, ये 2,002K ज्यादा कमा रहा है। ये भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। इसने कस्टमर को भी ज्यादा ऑफर किया, 1.5 की जगह 1.5 की जगह 3,000 ऑफर किया। ये भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। अब कस्टमर खुश हो गया और उसने बोला खरीदूंगा तो सिर्फ JBL, क्योंकि इसका सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस हमें ज्यादा ऑफर कर रहा है। तो इसकी मार्केट शेयर, मार्केट पोजीशन भी JBL के तुलना में बढ़ती चली गई और ये दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनती चली गई। तो पोर्ट्रॉनिक्स देखता रह गया और उसका कॉम्पिटिटर आके
पिलर का पिलर से टकराव हुआ, ये दोनों पिलर आपस में टकराए, पिलर नंबर 420 ऑफ पोट्रॉनिक्स एंड पिलर नंबर 420 420 ऑफ योर JBL. So who wins? Who wins here? Categorically this is going to win. क्लियर है ना? ठाकुर तो गियो, हाँ एक्चुअली गियो. तो JBL wins. And this is called strategy. This is called competitive advantage. Now the theory is, the practice is, and the philosophy is, what is it? Ki the more value we create, the more competitive advantage gain. The better cost we control, better competitive advantage we gain. Larger is the profitability band, larger is the competitive advantage. Larger is the profitability band, better will be customer margin and firm margin. Better will be consumer surplus, and better will be consumer surplus, and larger will be consumer surplus. Comparative में बोलना है better and greater will be our market share and market position, and this gives us longevity, sustainability and sustainable competitive advantage. That is something we are looking for, and that's why we are here in the industry, and that's why strategy is called the god of modern businesses, not the management. Strategic management rules the business. Clear है? लॉक करें साहब. अब आते सर मेन मुद्दे पे. यस, तो दो एग्जांपल यहां पे मैंने आपको वॉलमार्ट के और मैकडी के दिए हुए हैं, आप रेफर कर सकते हो. स्टारलिंक का एक एग्जांपल बहुत शानदार दिया हुआ है. स्टारलिंक ने क्या किया, टेस्ला के की एक ब्रांड है स्टारलिंक. 2021 में उसने क्या किया, लॉन्च किया स्टारलिंक. वर्ल्ड डोमिनेशन के लिए उसने नेटवर्क, इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूट करने का नेटवर्क उसने पूरी दुनिया के अंदर स्प्रेड किया. सुपर फास्ट इंटरनेट अराउंड द वर्ल्ड. 40 से 42,000 42,000 सैटेलाइट वो आसमान में ऑर्बिट में छोड़ने वाला है, अर्थ की ऑर्बिट में 2027 तक. आज भी बहुत सारे पहुंच चुके हैं ऑलरेडी. वहां से अभी ऑलरेडी 12,000 से ज्यादा, अभी तो मुझे लगता है 4-5 हजार वर्क कर रहे होंगे. जब ये डेटा मैंने शेयर किया था, 21 का डेटा है, ठीक है. तो अभी ऑलरेडी ऑर्बिट में होंगे. इंटरनेट प्रोवाइड करेगा कितना, 3,990 प्लस टैक्स पे, और इंस्टॉलेशन चार्जेज 7100 रुपए रखेगा, और 300 MBPS से 1 GBPS की अनलिमिटेड डेटा आपको प्रोवाइड करेगा 4,000 रुपए में. अनलिमिटेड, तो कंपनियों के लिए तो वरदान हो गया. लाओ भाई 1 GBPS अनलिमिटेड. हम जैसे लोग तो बड़े आराम से लेंगे क्योंकि हमें लाइव क्लासेस चलानी होती है. हाँ, हमारे लिए तो ये बहुत जरूरी है. तो ये हो गई सर एक और स्ट्रेटजी का एग्जांपल. दो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मैंने डिस्कस किया है. अब आगे बढ़ते हैं. सर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजी. लेट मी एक्सप्लेन यू वेरी क्लियरली. सर पहले को बोलते हैं इंटेंडेड और प्लान्ड स्ट्रेटजी. इसी को आप बाद में प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी भी बोल दोगे. प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी भी बोल दोगे, ध्यान से सुनना. दूसरी होती है इमरजेंट स्ट्रेटजी, एंड तीसरी होती है रियलाइज्ड स्ट्रेटजी. सभी ध्यान से सुनेंगे. जब हम कोई स्ट्रेटजी इनिशियली प्लान करते हैं, इनिशियली एट द बिगिनिंग, इन एडवांस, जो फर्स्ट एक्टिविटी होती है, फर्स्ट स्ट्रेटजी होती है, उसे हम बोलते हैं प्लान्ड स्ट्रेटजी. जैसे एग्जांपल आपको दिया हुआ है होंडा. होंडा 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 यही एग्जांपल क्लास में भी कराया है, उसी को कराता हूं. होंडा ने प्लान किया कि हम अपने प्रोडक्ट को, अपनी गाड़ियों को, होंडा सिविक और होंडा सिटी को डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क के थ्रू बेचने वाले हैं. तो इसके लिए उसने ऑपरेटिंग प्लान्स बनाए होंगे, ठीक है. दैट वाज इज प्लान्ड स्ट्रेटजी. उसके बाद क्या हुआ, नजर बदले, नजारे बदले, टेक्नोलॉजी के इशारे बदले. सर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कार देखो, कार वाले .com ऐसे बहुत पॉपुलर होने लगे और उनके थ्रू भी गाड़ियां बिकने लगी. प्लस इसी बीच में कोविड आ गया. अब क्या हुआ, लोकल डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क तो बंद पड़े थे, तो ये सारा काम काफी स्लो हो गया. तो होंडा ने क्या किया होगा, कुछ नहीं किया होगा. उसने अपनी एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजी को थोड़ा फ्लेक्सिबली मॉडिफाई करके और एनवायरमेंटल चेंजेस के हिसाब से रिस्पॉन्ड किया होगा और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी आ गया. डिजिटल मार्केटिंग एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म का इमर्जेंस हुआ. सोशल मीडिया डैशबोर्ड के थ्रू अपने प्रोडक्ट बेचने लगा. तो दैट इज कॉल्ड इमर्जेंट स्ट्रेटजी. और इमर्जेंट स्ट्रेटजी क्यों पैदा होती है, बिकॉज ये आपके मॉड्यूल में है. प्लीज आप इसको ध्यान से पढ़ते नहीं हो, मैंने निकाल के सेपरेट कर दिया है सो दैट कि आप ध्यान से पढ़ो. अब जब क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछने लगा है तो अब लोगों को याद आता, अच्छा प्लान, इंटेंडेड, यही था क्या. अच्छा सर बोल रहे थे उस दिन. हाँ सुनो, तो जब इन्वायरमेंटल चेंजेस के अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रेटजी को फ्लेक्सिबली चेंज करते हो, दैट इज कॉल्ड एज इमर्जेंट स्ट्रेटजी. एंड एट द एंड ऑफ द डे फाइनली इक्वल टू रियलाइज्ड या एक्चुअल स्ट्रेटजी. दैट इज योर एक्चुअल स्ट्रेटजी. तो याद रखना 3 टाइप की स्ट्रेटजी होती है. जब इंस्टीट्यूट क्वेश्चन फॉर्म करता है, बातें यूज करता है, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए सो दैट यू कैन पिक
what is intended, planned or proactive, what is emergent, reactive and what is realized strategy. तो ध्यान से सुनिए, how the plan worked at the end, the strategy this will be, that is in fact followed by the organization at the end is called your realized strategy. देखो सिंपल सी बात, होता क्या है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक फ्लो चार्ट से समझा देता हूं। ये देखो, ये वाला फ्लो चार्ट देखो आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है, ध्यान से सुनो, इसी से हम सारी बातें कंक्लूड करने वाले हैं। सबसे पहले आपके पास ना एक करंट स्ट्रैटेजी होती है। क्या होती है? करंट स्ट्रैटेजी। करंट स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है? करंट आपका कुछ भी, जो भी आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस है आपके पास वो होती है। विजन होता है, मिशन होता है, गोल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं और करंट स्ट्रैटेजी होती है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आज की डेट में किसी के बारे में बात कर लो, आज बात कर रहे तो उसके पास करंट स्ट्रैटेजी है ही है। ये है, ये किसी भी कंपनी की यही सिचुएशन होती है जब हम एट द पॉइंट व्हाट वी आर, वेयर वी आर, दिस इज व्हाट इट इज कॉल्ड। क्या बोला मैंने? व्हाट वी आर, वेयर वी आर, व्हाट डू वी डू, विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव एंड व्हाट इज आवर करंट स्ट्रेटजी, व्हाट इज आवर करंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, दैट इज आवर करंट स्ट्रेटजी पार्ट। ये डिफाइन करती है मेरी करंट स्ट्रेटजी को। देन व्हाट हैपेंस इज, नाउ देन उसके बाद क्या होता है? नजर बदले, नजारे बदले, इंडस्ट्री के इशारे बदले, आप कुछ प्रोएक्टिव मूव लेते हो। मतलब आपके पास होती है कुछ नए इनिशिएटिव्स, मतलब आपके पास कोई टेक्नोलॉजी आ गई, कोई वर्क पावर आ गया, कोई नया स्किल आ गया, कोई नया डिजाइन आ गया, कोई नया इनोवेशन आपने कर लिया। इनोवेशन कई तरह के हो सकते हैं। कोई भी नया इनोवेशन किया, उसके बेसिस पे आपने क्या किया? स्टारलिंक लॉन्च कर दिया। किसी ने नहीं किया ऐसा, आपने कर दिया। ठीक है, याद करो, एक एप्पल का क्वेश्चन पढ़ाया था, डिटेल क्वेश्चन आपको कराया है, प्रैक्टिस बैच में कराया है। कितने बच्चों ने किया है? जिन्होंने नहीं किया वो अब जाके करेंगे। एक ही क्वेश्चन में मैंने ये सारे सवाल कवर कर दिए, सारे टॉपिक कवर कर दिए एक ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन में। ठीक है, सभी करेंगे उसको। एप्पल का क्वेश्चन है, आप लोगों को प्रैक्टिस बैच में कराया है और यूट्यूब पे भी डाला हुआ है। ठीक है, यस। तो दैट इज कॉल्ड प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी और प्रोएक्टिव मूव्स टेकन बाय द फर्म। देन अब हमेशा आप प्रोएक्टिव रहोगे, अब हर बार आप ही फर्स्ट आओगे, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं, ब्रह्मा जी ने ऐसा लिख के हमारी किस्मत में डाला नहीं था। कंपनियां कई बार रिएक्टिव स्ट्रैटेजी भी फॉलो करती है। हो सकता है आईबीएम किसी काम में आगे निकल गया हो, टेस्ला आगे निकल गया हो, अब उसको फॉलो कर रहे हैं एप्पल वाले। हो सकता है, ध्यान से सुनो, हो सकता है कि इंटेल प्रोसेसर बनाने में आगे निकल गया हो, एएमडी वो चिप, वो प्रोसेसर, वो सेमीकंडक्टर बाद में डेवलप कर रहा हो और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट बाद में लॉन्च करने की तैयारी कर रहा हो सकता है कोक या पेप्सी ने कोई प्रोडक्ट पहले लॉन्च कर दिया हो और बाद में कैच जैसी कंपनियां इंडिया में लॉन्च करने की कोशिश कर रही हो, या कैंपा कोला या लॉन्च करने की कोशिश कर रही हो। तो व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड एज एडाप्टिव और रिएक्टिव स्ट्रैटेजी in reaction to the circumstances or the competitor moves, that is called as reactive strategy. Always remember, but strategy is strategy boss. क्या बोला मैंने? strategy is strategy boss. strategy जरूरी नहीं कि प्रोएक्टिव को ही कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, इसको भी होगा, ऑल द बेस्ट। लेकिन रिएक्टिव मूव भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर सकता है, ऐसा नहीं है। पतंजलि ने बाद में आटा नूडल लॉन्च किया था, ये सोच के ही किया था ना कि भैया ऐसा है मैगी को निपटा ही देंगे। आईटीसी ने ईपी लॉन्च किया होगा, रिएक्टिव स्ट्रेटजी ऐसा ही सोच के किया होगा ना। बहुत सारे ब्रांड बाद में आए, जियो ने लॉन्च किया था अपना एयरटेल के अगेंस्ट में और वोडा के अगेंस्ट में, सोच के ही ना कि निपटा देंगे। कोई निपटा पाया, कोई नहीं निपटा पाया। जो निपटा दिया तो उसने बोला बहुत अच्छा, जिसने नहीं निपटाया उसने बोला अंगूर खट्टे, बात खत्म। तो भाई प्रोएक्टिव या रिएक्टिव में से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज किसी के पास भी जा सकता है। ये डिपेंड करेगा डिफरेंट इन्वायरमेंटल सर्कमस्टांसेस पे एंड फ्यूचरिस्टिक पोजीशंस एंड सिचुएशंस पे। तो एक बात तो समझ में आ गई होगी कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ते हुए बिजनेस एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग सुप्रीम है। जिसको एनवायरनमेंट की इंटरप्रिटेशन जितनी अच्छी आएगी वो स्ट्रैटेजी उतनी अच्छी बनाएगा। बोलो यस और नो। तो अगर किसी को एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग इंडस्ट्री के हिसाब से प्रैक्टिकली डेफिनेशन से बाहर निकल के सीखनी हो, EISSM ऐप पे जाएगा और स्टडी मटेरियल सेक्शन में 2 लेक्चर पढ़े, उसमें से दूसरा लेक्चर और जितना भी मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर का लेक्चर है उसको अच्छे से पढ़ेंगे। क्योंकि जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं और माइक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं वो रिलेटिवली ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में होते हैं, बट जो पेस्टल के फैक्टर होते हैं, एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं, वो आपके कंट्रोल से बाहर होते हैं। बात समझी गए हो? लॉक करें, खत्म कहानी गया। अब सुनो, तो ये तो हो गया सर प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव मूव्स। आपको क्वेश्चन आते हैं, आप इतनी इंटरप्रिटेशन देते हो क्या? दिल पे हाथ रख के बोलो, क्या प्रोएक्टिव रिएक्टिव को इतना एलेबरेट कर पाते हो क्या? जरा ठोक के बोलो यस और नो, मैं सुनना चाहता हूं। नहीं बोलो ना, नहीं कर पाते सर।
हमारे लिए तो एक लाइन का होता है, एक लाइन से आगे अपने को थॉट ही नहीं बनता, तो बनाओ। उसके बाद होती है तीसरी स्ट्रेटजी, होती है जिसे हम बोलते हैं अबैंडन्ड स्ट्रेटजी और ऑब्सोलीट स्ट्रेटजी। अब ये कहां से आती है यार, अबैंडन्ड ऑब्सोलीट स्ट्रेटजी किधर से? सर ये तो बड़ी सिंपल है सर। एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे को याद आया, इन्वायरमेंट बदलते हैं, जैसे पेंडेमिक आया था तो बहुत सारी स्टार्टअप बंद हो गई थी, बहुत सारे लोगों ने एक्सपेंशन सोच रखा था, बंद हो गया था। अभी सोचो यार, अभी देखो, अभी 2 दिन पहले 10,000 लोग निकाले, किसने, बोलो ना किसने? फेसबुक ने, मेटा ने निकाले। क्यों निकाले? क्योंकि उनको लग रहा है ग्लोबल रिसेशन आने वाला है, बहुत सारी कंपनियां क्या कर रही हैं, रिट्रेंचमेंट कर रही हैं, आउटसोर्सिंग करना शुरू कर दिया है, रिट्रेंचमेंट करना शुरू कर दिया है, उन्होंने बहुत सारे कॉस्ट कटिंग शुरू कर दी है। आपने सुना है ना, अभी काफी न्यूज में चल रहा है, पूरी ग्लोबल रिसेशन आने की फिर तैयारी है। तो सर क्या हो गई, अब उनकी स्ट्रैटेजी एक्सपेंशन की कहां गई, ऑब्सोलीट हो गई। तो एट डिफरेंट गिवन टाइम्स आपकी बहुत सारी स्ट्रैटेजी ऑब्सोलीट हो जाती है। तो सर आपकी करंट में से तो ये माइनस होगी ना, ये प्लस हुई, ये प्लस हुई, ये तो माइनस हुई ना साहब। तो बेटा ऐसा है, करंट स्ट्रैटेजी प्लस प्रोएक्टिव प्लस रिएक्टिव माइनस अबैंडन्ड इज इक्वल टू लेटेस्ट वर्जन ऑफ कंपनी स्ट्रैटेजी, दैट इज कॉल्ड रियलाइज्ड स्ट्रैटेजी और एक्चुअल स्ट्रैटेजी। तो हेंस प्रूव्ड। बात समझ में आ गई क्या? This is how a strategy works. This is how an organizational strategy works. This is how strategic mix, क्या वर्ड यूज किया, strategic mix works. क्लियर? लॉक करें? ओके। ये सब एग्जांपल टकाटक। कंपोनेंट ऑफ इफेक्टिव स्ट्रैटेजी कौन कौन से? प्रोएक्टिव, रिएक्टिव, अबैंडन, करंट एंड एक्चुअल स्ट्रैटेजी। क्वेश्चन क्या आता है, स्ट्रैटेजी पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव। एक देखो यहाँ छोटू सा केस स्टडी मैंने लगा के दिया है, फेसबुक का मार्क जुकरबर्ग का स्ट्रैटेजी दिया है, उसकी मूवी है एक सोशल मीडिया है ना, उसके ऊपर ये मूवी मैंने डाल रखी है अपने ऐप के ऊपर, एक मूवी का एक कंपाइलेशन स्टोर में ₹1 का बना के डाल रखा है, सारे बच्चे देख सकते हैं। सोशल मीडिया, उसमें क्या होता है, मार्क जुकरबर्ग को उसकी गर्लफ्रेंड लात मार देती है, मतलब पिछवाड़े में मारती होगी जोर से, ठीक है, किसी पहाड़ पे ले जाके, मुंह के भर गिरता है, उसके बाद भागता है, अकल आती है। इंसान को अकल एक्चुअली तभी आती है जब लात पड़ती है, जब तक नहीं पड़ती उसको समझ में नहीं आती, कोई भी हो, गर्ल हो बॉय हो, ठीक है, टाइम से। इसीलिए कोशिश करो कि लात अभी ना पड़े, बड़े होके झेल लोगे, अभी नहीं झेल पाओगे। सुनो मेरी बात ध्यान से, दिल पे मत लेना, बात समझ लेना, क्योंकि त्रिवेदी बोल रहा है, ठीक है, बात समझ में आ गई ना तुम लोगों को? अभी नहीं, इट टेक्स टाइम, है ना, बाद में पड़ेगी तो समझ जाओगे, अब संभल गया, लेकिन अभी पड़ेगी तो सीधा यही धड़ाम, मतलब हमारा, मतलब ठीक है, हमने भी भाई सोच समझ के टाइम देख करके सब, हर चीज का ना समय निर्धारित है, उसके हिसाब से चलो। अभी पढ़ाई करो, पढ़ाई पे ही फोकस करना, पढ़ाई के सिवा कहीं फोकस मत करना। ये इसने फोकस लूज किया था जब ये हार्वर्ड में पढ़ रहा था, पक्का ना, हार्वर्ड में ही पढ़ रहा था ना शायद, यस यस। तो क्या हुआ कि इसको जब लात पड़ी तो इसको लगा कि भाई अब तो हम मिलने हो गए, अकेले हो गए, सिंगल हो गए, कोई पूछने वाला नहीं है, तो ये क्या होता है, आइसोलेशन। फिर इसने एक बनाया अपना वेबसाइट, वो बनाया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया, जिसका नाम इसने रखा फेस मैश। ये इसकी क्या थी, इंटेंडेड स्ट्रैटेजी थी, प्लान्ड स्ट्रैटेजी थी कि मैं फेस मास्क बनाऊंगा, उसको आगे लेके जाऊंगा। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, दुनिया इसको ना फेसबुक के नाम से जानने लग गई, है ना, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, लोगों ने इसको फेसबुक का नाम दिया, और धीरे धीरे द फेसबुक इसका नाम रखा। फिर एक दिन इसको अचानक से ना अपना इसका ही एक दोस्त था जो इसके साथ इसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, उससे ना उसका भी ब्रेकअप हुआ था, लेकिन फिर उसका मेकअप हो गया, तो उसकी पार्टी में गया होता है, स्टोरी सुना रहा हूं, सुन लो। तो जब पार्टी में जाता है, देखता है ना कि वहां पे बात हो रही होती थी कि नाउ अर्लियर ही वाज सिंगल, नाउ ही इज इनटू अ रिलेशनशिप। अरे इसको बात क्लिक कर जाती है, आइडिया कम्स फ्रॉम द बैरल ऑफ गन। अच्छा, ये वहां से भाग के आता है अपने हॉस्टल में, आके फटाफट कोडिंग करता है और रिलेशनशिप का टैग डालता है, और उसमें डालता है सिंगल, मैरिड, ये वो, कॉम्प्लिकेटेड। इंडिया में सबसे ज्यादा रिलेशनशिप कौन सा होता है, कॉम्प्लिकेटेड। हर कोई क्या लिखता है, कॉम्प्लिकेटेड, सबसे ज्यादा अपने को पसंद है इंडिया वालों को, नहीं मतलब हम सबको पसंद है, ठीक है, एवं ही किसी की सिंपैथी गेन करने के लिए लिखते हैं कॉम्प्लिकेटेड, कि शायद सिंगल बोलूंगा तो घर वाले पेल देंगे, मैरिड लिखूंगा तो फिर कोई भाव नहीं देगा, तो क्या लिखो, मतलब इनटू अ रिलेशनशिप। अपन इतनी औकात नहीं है, अपन प्रिमिटिव है, अपन परमिसिव नहीं है, अपन रहते हैं ट्रेडिशनल सोसाइटी में, कहने को मॉडर्न है, बातों से तो बिल्कुल अपन घसड़ है पुराने जमाने के। तो बंदा क्या लिखता है, कॉम्प्लिकेटेड, सबसे बढ़िया। फिर इसने आके वो रिलेशनशिप का टैग डाला, इसका तो चल पड़ा भाई, इसका तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया को इमोशंस पसंद है, सोशल मीडिया को इमोशंस पसंद है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसका चल पड़ा। फिर से दुनिया ने इसको फेसबुक के नाम से जाना। तो क्या हुआ, एक्चुअली क्या हुआ, फेसबुक अब मेटा हो गया।
अब ये होती है सर ये दुनिया, बिजनेस की दुनिया, ऐसे चीजें बदलती रहती हैं। आई थिंक अच्छा ये वाला केस स्टडी ना मैंने इंस्टीट्यूट में जब काम कर रहा था आप लोग के स्टडी मैट पे, तो मैंने आईसीआई को रेकमेंड किया। मैंने कहा ये केस स्टडी डालते सर, इसमें ना आपको गर्लफ्रेंड वर्ड हटाना पड़ेगा। मैंने कहा तुम रहने दो यार, तुमसे ना हो पाएगा। कमाल है, पीपल आर लिविंग इनटू रिलेशनशिप नाउअडेज, हाँ, और ये गर्लफ्रेंड वर्ड लिखने पे इनको दिक्कत है। जिसकी रही भावना, अरे गर्लफ्रेंड नॉर्मल भी हो सकती है, जरूरी थोड़ी रिलेशनशिप में गर्लफ्रेंड हो। कमाल है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को लोग ऐसा गंदा शब्द बना रखा है। ठीक है, उन्होंने मना कर दिया। मैंने कहा छोड़ दो ये केस, मैं अपने बच्चों को पढ़ा लूंगा, आपके बस की नहीं है। तो इसलिए ये हमारे स्टडी मैट में नहीं डाला, नहीं तो ये एग्जाम्पल भी स्टडी मैट में होता, अगर कोई मॉडर्न आदमी आईसीआई में बैठा होता तो। चलो एनीवेज, पता नहीं उनको लगता है ऐसा, ऐसा बोला मेरे को बोर्ड ऑफ स्टडीज में, तो मैंने कहा ठीक है रहने दो। ठीक है, अरे ये तो, और पता है क्या, ये स्टोरीज तो बड़े बड़े केस स्टडीज में अच्छे अच्छे बी स्कूल्स में इस तरह से लिख के शेयर की जाती है। अब आ जाते हैं सर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के ऊपर, ध्यान से सुनना। व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट अ प्रोसेस थ्रू सेट। तुम्हारे मॉड्यूल में क्या लिखा है? इज अ प्रोसेस। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? यही लिख लो, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। बोलो भाई, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। हाँ कुलदीप को पता है, ये देखो आ गई ना, यस। चलो हाँ चलो मुद्दे पे आ जाओ, भावनाओं में मत जाओ और मेरे को छेड़ो नहीं। चलो मुद्दे पे आओ, मेरे को पढ़ाना है, कहीं मैं सेंटी हो गया तो घर चला जाऊंगा। ठीक है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है प्रोसेस। कैसा प्रोसेस? लॉन्ग टर्म प्रोसेस टू डिटरमिन मिशन, विजन, गोल, ऑब्जेक्टिव एंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, टाइमलीनेस एटसेट्रा अबाउट एनी ऑर्गेनाइजेशन। ये है सर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। और सर क्या है सर? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, कॉन्टिन्यूअस है ये। मतलब सीधी सी बात है ना, सर्कल राउंड ही होता है, बोलने की क्या जरूरत है, प्रोसेस कॉन्टिन्यूअस ही होता है ना, बस इंप्रूवमेंट कॉन्टिन्यूअस करना पड़ता है, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ EAR क्या है? इवेल्युएशन, असेसमेंट एंड रीअसेसमेंट। इवेल्युएशन किसका? जब भी कोई प्रॉब्लम होगी, जब भी कोई स्ट्रेटजी बनाने होगी, हम अपनी करंट की इंटरनल एनवायरनमेंट की इवेल्युएशन करेंगे कि हमारे पास स्ट्रेंथ है या वीकनेस है। अगर स्ट्रेंथ है तो इसको कैसे यूटिलाइज करें, कैसे अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने में यूज करें, और वीकनेस है तो कैसे इसको ओवरकम करें। सबसे पहली बात स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर यही होती है, आप अपने गिरेबान में झांकते हो। दूसरा, क्योंकि हमें कंपीट करना है और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करना है, तो कॉम्पिटिटर की हम सेपरेट एनालिसिस करते हैं और कहते हैं असेसिंग द कॉम्पिटिटर्स, सेट गोल्स एंड स्ट्रेटजीज टू मीट ऑल एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल कॉम्पिटिटर, बिकॉज हमें राइवल्स को बीट करना है। बिजनेसेस आर बोर्न टू कंपीट, याद रखना। कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिससे कि बिजनेस मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में डिफरेंस क्रिएट होता है। So it talks about competitive strategy, competitive advantage, competitiveness, etc. And then reassesses each strategy to determine how it has been implemented in the light of fast moving external environmental factors. मतलब सिर्फ इंटरनल से काम नहीं चलेगा। जब आप कोई भी स्ट्रैटेजी बनाते हो, से कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी बनाते हो, इन्वायरमेंट बदलता है, आपकी स्ट्रैटेजी बदलनी चाहिए। अनसर्टेनिटी आएगी, हिडन अनप्रेडिक्टेबिलिटी इन्वायरमेंट के हर फैक्टर में होती है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर अनकंट्रोलेबल होते हैं। तो जब वो नजर बदले, नजारे बदले, तो स्ट्रैटेजी के भी इशारे बदले, तो सर आपको इवेल्युएशन करना पड़ेगा। एंड बेसिस द either you go with the current strategy or you formulate a new strategy. This is called strategic management. Either you are assessing the current strategy or you are following the new strategy or formulating the new strategy. Both are the part of strategic management process. Never get confused on this. Clear है? Strategic management clear है? से मैगी का एग्जाम्पल सबको याद है, ध्यान से सुनो। Yes. ये कौन है? मारिया कैरे। ठीक है, क्या हुआ इसके साथ? हाँ चलो बात करें, यहां तक सबको क्लियर है। ये कौन है? मारिया कैरे। कौन है? ओम सर की एक्स है। ठीक है, ऐसे समझो। ठीक है, याद रहेगा। अभी क्या हुआ, ये कौन है? ये बहुत बड़ी सिंगर थी, है बहुत बड़ी बैलेट डांसर थी, है स्क्रिप्ट राइटर है, ड्रामा आर्टिस्ट, बहुत कुछ करती है ये। मैडोना के बाद सबसे ज्यादा कोई फेमस हुआ ब्रिटनी स्पीयर्स, और उससे भी ज्यादा कोई फेमस हुआ मारिया कैरे। ठीक है, ये बहुत फेमस थी। फिर बाद में इसको ख्याल आया कि यार मैं
फेमस भी हूँ, सुंदर भी हूँ, ये है वो है, मैं तो मतलब होता ना आदमी आगे बढ़ जाता है, आसमान पे चढ़ जाता है, फिर पीछे वालों को सबको छोड़ देता है। फिर इसने मेरे से ब्रेकअप कर लिया, उसने बोला ओम त्रिवेदी ये क्या है, चल हट, तेरे बस की, तेरे जैसे तो हमारे जूतियां साफ करते हैं, मतलब ऐसा वाला फीलिंग आया होगा एक्चुअली। मतलब उसने फिर हमें निपटा दिया, हमें निपटा दिया तो ठीक है कोई बात नहीं। मैंने कहा देखो दुनिया राउंड है, छोटी सी दुनिया है, राउंड एकदम सर्कल है एक, फिर घूम के लोग वहीं पे आते हैं वापस। ठीक है ठीक है, सुनो, हाँ हाँ बिंदी बिंदी सिंदूर उंदूर भी भर दो मतलब तुम लोग क्या चाहते हो, ऐसा कुछ चाहते हो? नहीं, सुनो अब कैसा हुआ, अरे रुक जाओ कंट्रोल, कैसा हुआ, इसको ना आइडिया है, इसने ग्लिटर मूवी बना दी, ग्लिटर मूवी बनाई, उसमें उसने कम से कम $80 मिलियन खर्च कर दिए। कितने डॉलर खर्च कर दिए? 80 मिलियन। और उस समय उसे 80 मिलियन का, अच्छा इसकी नेटवर्थ कितनी है? $800 मिलियन की इसकी स्ट्रेंथ है। कैन यू बिलीव दिस? इसीलिए हम इसका डिस्कशन कर रहे हैं कि इसकी नेटवर्थ है, किसी अच्छी अच्छी कंपनियों के बराबर इसकी नेटवर्थ है। सर इसको स्ट्रैटेजी की जरूरत पड़ती होगी सक्सेसफुल होने के लिए। रुक जाओ, $80 मिलियन का प्रोजेक्ट मिला, इसने वर्ल्ड टूर का, उसको ठुकरा दिया, बोला नहीं करना, मैं तो ग्लिटर मूवी आ रही है ना, मैं सुपर हिट हो जाऊंगी, मैं एकदम एंजेलिना जोली वोली सबको पीछे छोड़ के, सलमा हयाक वयाक सब मेरे पीछे पीछे घूमेंगी, मैं सबसे आगे निकल जाऊंगी, ऐसा इसको लगा। गलतफहमी हुई, गलतफहमी का कोई जब इलाज होता नहीं है दुनिया में, हो गई थी गलतफहमी। इनकी मूवी आई, मूवी बुरी तरह से पिट गई साहब, पिट गई बुरी तरह से, एकदम बर्बाद, खत्म कहानी, टाटा बाय बाय, खत्म। तो अब हो गया जी, 80 मिलियन इधर लूज कर दिया, और 80 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा था उसको, तो 160 मिलियन का अपॉर्चुनिटी लॉस, गए हो भैंस पानी में। अब आई मेरे पास फिर से, ओ भाई वांट टू टॉक टू यू। मैंने कहा व्हाई, व्हाट हैपेंड नाउ? ठीक है, तब तक ये सब बिंदी बिंदी जा चुकी थी, अरे बिंदी मिटी नहीं रही, हाँ मिट गई, ठीक है, तब तक ये सब अपना खत्म हो चुका था। मेरे पास आई, मैंने उसको एक लाइन का सलाह दिया, ध्यान से सुनो। मैंने इससे पूछा डू यू हैव फेरारी? इसने बोला यस। तब मेरे पास मारुति की स्विफ्ट हुआ करती थी, मतलब वो फेरारी हम स्विफ्ट, कहां से बनती यार बात, सोचा करो, तुम लोग भी ध्यान रखना इस बात का, ठीक है, सिर्फ मेरी बात नहीं तुम्हारी बात है। तो इसके पास फेरारी थी, मैंने बोला तेरे पास फेरारी है? इसने बोला हाँ। मैंने कहा उसको 6th गियर में चलाया है, भगवान की दया से अब तो मेरे पास 6th गियर की गाड़ी है, नहीं तो तब तक तो स्विफ्ट में तो 5th गियर ही होता था, छठा होता ही नहीं था। मैंने कहा उसको 6th गियर में चलाया है? उसने बोला नहीं। मैंने कहा भाई तू फेरारी को 6th गियर में चलाना, तू तो नई गाड़ी क्यों ढूंढ रही है? तू बैलेट डांसर है, तू स्क्रिप्ट राइटर है, तू सिंगर है, तू म्यूजिशियन है, तू उसमें सुपरलेटिव है, उसको तूने पूरा एक्सप्लोर ही नहीं किया, उसको 6th गियर में चलाया ही नहीं, उस विजन मिशन गोल ऑब्जेक्टिव पे तूने काम किया ही नहीं, उसको तुमने ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया ही नहीं, अपनी कोर कॉम्पिटेंसी पे तूने खेला ही नहीं, अपनी सीसी से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन किया ही नहीं, और दूसरों के एरिया में कूद पड़ी। तो पहले अपनी फेरारी को 6th गियर में चला, पहले अपनी कोर कॉम्पिटेंसी पे काम कर, एंड उसके बाद तू मूवी और बाकी चीजें ट्राई करना। दिस इज स्ट्रैटेजी आई सजेस्टेड हर। इस बार कंसल्टेंसी ली थी साहब, ठीक है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कहते हैं। सर इसने वही किया और अगले 2 साल के लगातार ग्रामी अवार्ड जीत गई। तो ये होती है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की पावर, जो आपको रियलाइज कराती है आपके विजन मिशन गोल ऑब्जेक्टिव रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइमलीनेस, एंड अकॉर्डिंगली यू कैपिटलाइज ऑन योर रिसोर्सेस। इसे कहते हैं हम EAR की पावर, असेसमेंट, इवेल्युएशन, असेसमेंट एंड रीअसेसमेंट ऑफ द करंट स्ट्रेटजी। इससे कहते हैं हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। ऑल द बेस्ट। चलो अब आते हैं सर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के ऊपर। सर 2 ही ऑब्जेक्टिव है सर, एक तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करना, मारिया कैरे के लिए करवाया हमने, एंड टू गाइड द कंपनी सक्सेसफुली थ्रू ऑल चेंजिंग एनवायरमेंट। कंपनी को जब भी इन्वायरमेंटल, क्योंकि इन्वायरमेंट को समझना और बदलते इन्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। ये गलती कोडैक ने की, उससे पूछो, और ये काम सही जीरोक्स ने किया, उससे पूछो आज कहां है जीरोक्स। ये गलती सैमसंग से हुई, उससे पूछ लो, सत्यम से हुई, उससे पूछ लो, एनरॉन और वर्ल्डकॉम से हुई, उससे पूछ लो। तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे जो इन्वायरमेंट को ना समझने की वजह से, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को ना रीड कर पाने की वजह से, ना उस पर काम करवाने की वजह से बर्बाद हो गए। तो सर कुछ इंपॉर्टेंस होंगे, इंपॉर्टेंस या बेनिफिट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है सर? PD टू अवॉइड एंड कंट्रोल फ्यूचर। ये वही पेन ड्राइव है जो आपको कंट्रोल करना सिखाएगी फ्यूचर में, और फ्यूचर के मिस्टेक्स को अवॉइड करना सिखाएगी। ये वो ओम त्रिवेदी की पेन ड्राइव है। तो सर इसको जरा बात करते हैं। प्रोएक्टिव मतलब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपको अलर्ट रखेगी, रेडी रखेगी, और प्रोएक्टिव मूव्स की तरफ आपको लेके जाएगी। आपको हमेशा प्रोएक्टिव रहेगी, हमेशा रिएक्टिव रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन यस,
समटाइम्स यू नीड टू बी रिएक्टिव ऑल्सो, क्योंकि यू कैनॉट बी, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू बी प्रोएक्टिव ऑल द टाइम्स ऑलवेज। ठीक है, क्लियर है? लॉक करें, आगे बढ़ें, चलें डिसीजन मेकिंग पे आते साहब। हाँ, नोकिया से पूछ लो, यस, और सॉरी सैमसंग से नहीं, सॉरी 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 सॉरी, नोकिया से पूछ लो, और सैमसंग को बेनिफिट लेना से पूछ लो। यस, गुड गुड, थैंक यू वी आर, थैंक यू। हाँ, अब आते हैं सर डिसीजन मेकिंग की तरफ। सर प्रोवाइड्स डिसीजन मेकिंग फ्रॉमवर्क। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या सिखाती है? नॉट ओनली डिसीजन मेकिंग, ये डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग होगा, राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना, इन्फॉर्म डिसीजन लेना, बिजनेस के स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना। ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फ्रेमवर्क बताता है कौन सी स्ट्रैटेजी कब इंप्लीमेंट करनी है। अब पेंडेमिक के टाइम में एक्सपेंशन डिसाइड कर रहे हैं, ये तो तभी डिसाइड कर सकते हैं ना, रिलायंस जैसे जब फ्यूचर ग्रुप को खरीद रहे थे, गेटिंग द पॉइंट, अंबानी अडानी जैसे जब पोर्ट पे पोर्ट खरीद रहे थे और एयरपोर्ट पे एयरपोर्ट बना रहे थे, सब पेंडेमिक में ही किया न, आपदा को अवसर में बदलो। ठीक है, ये तो वो कर सकते हैं क्योंकि उनके पास स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की पावर है। ये तो वॉलमार्ट से सीख सकते हैं ना, जब पूरी दुनिया कह रही थी कि रिसेशन है, वो कह रहा था आई एम नॉट पार्टिसिपेटिंग, सैम वॉल्टर ने बोला आई एम नॉट पार्टिसिपेटिंग इन रिसेशन, पावर है। डायरेक्शन सेटिंग फॉर द कंपनी, कंपनी के कस्टमर, प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी, मार्केट क्या होंगे, ये डायरेक्शन क्या होगा, विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव, सर ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपको सेट करके देती है, सिखाती है। सर एक बार गलती हो गई ना, अगर ये तो मैगी से पूछो कि गलती हुई तो क्या हुआ, ये तो नोकिया से पूछो गलती हुई तो क्या हुआ, ये तो सर कोडैक से पूछो गलती हुई तो क्या हुआ, गेटिंग द पॉइंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट किया होता तो ये इतना भारी मिस्टेक नहीं हुआ होता, मैगी को 1200 करोड़ रुपए पे नहीं करने पड़े होते। क्लियर है? Competitive advantage and core competency very important है, it builds, creates competitive advantage and builds your core competencies. You know, you come to know, मारिया कह रहे की तरह की तुम्हारी core competency क्या है, ये strategic management की power है। पता चलेगा टेक्नोलॉजी है, प्रोडक्ट डिजाइन है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, कहाँ है तुम्हारी core competency. It helps you to identify the threats available in the environmental factors, because तुम लगातार environmental analysis and environmental scanning करते रहते हो, SWOT बनाते रहते हो, event, trends, issues and expectation की analysis करते रहते हो, and you come to know about the threats and opportunities. Again, reputation building, building the organization's brand, this is the power of strategic management. Longevity helps to enhance the longevity of the business, example दो भाई बहुत सारे। सर एक ना कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस है, कहाँ पे? लंदन में, जहां भी है, वो 1534 की है, 1646 की बोफोर्स है, 160 साल लगभग टाटा को हो गए। ठीक है, 1862 की नेस्ले है। अब सर इतनी पुरानी पुरानी कंपनियां आज भी जिंदा है, कैसे? क्योंकि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करती हैं, लॉन्ग लिव द ऑर्गेनाइजेशन। कहते हैं ना हम अकाउंटिंग करते हुए गोइंग ऑन कंसर्न है। ठीक है, वो गोइंग ऑन कंसर्न का प्रिंसिपल तब रियलिटी में कन्वर्ट होता है जब हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट उसके साथ जोड़ देते हैं। बिना स्ट्रेटेजी, क्योंकि हम कॉन्टिन्यूअसली अपने विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव को रिवाइज करते रहते हैं, इसको चेक करते रहते हैं, इसको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस से हम फाइन ट्यून करते रहते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन हमेशा यंग बनी रहती है और लॉन्गिविटी आती है, एजिलिटी आती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन फ्यूचर ओरिएंटेड, प्रिपेयर्स द कॉर्पोरेशन टू फेस द फ्यूचर। ठीक है, लगातार हम फोरकास्टिंग करते हैं, लगातार हम सिनेरियो एनालिसिस करते हैं, एंड वी फाइनलाइज व्हाट विल बी द कोर्स ऑफ एक्शन, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। मतलब अपने को प्लानिंग करना सिखाती है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करना सिखाती है, यही सिखाती है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सो दीज आर द इंपॉर्टेंस एंड बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सर ये क्वेश्चन आता जाता रहता है, बट ये रिपीट भी हो सकता है, इसमें प्रैक्टिकल वैक्टिकल भी बनाए जा सकते हैं, इसीलिए मैंने इसको दोबारा से कराया है। बोलो एक बार मेरे साथ, PD टू अवॉइड एंड कंट्रोल। जब भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आए, आपको दो काम चिपक के करना है। क्या? एक तो ये सारे पॉइंटर लिखने हैं, फिर एक्सप्लेन करना है, ताकि एग्जामिनर को ढूंढना ना पड़े, सेंटेंसेस ऑलरेडी हाईलाइटेड रहेंगे, आप बड़े आराम से लिख पाओगे। ठीक है, यस। P for proactive, D for decision making, another D for direction setting, avoid costly mistake, control का C for competitive advantage and CC, T for threat identification, R for reputation building, L for longevity, answer future oriented। क्लियर है क्या? लॉक करें क्या? क्लोज, फिनिश, डन। इस अटेम्प्ट के लिए वेरी वेरी हॉट क्वेश्चन अब कराने जा रहा हूं, तो ध्यान से करना, वेरी वेरी हॉट।
ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कई बार क्वेश्चन आता है, रमेश बाबू वाला क्वेश्चन है। ठीक है, और भी बड़े सारे क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस बैच में मैंने सब करा रखे हैं, ध्यान से सुनना सारे लोग। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट एनवायरमेंट, पॉइंटर्स आपको याद करने। व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? आप बोलोगे सर कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट एनवायरमेंट क्या मतलब? एनवायरमेंट चेंज होता है, फ्रीक्वेंटली चेंज होता है, डायनामिक है, मल्टीफेसेटेड है, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो। इसके लॉन्ग टर्म इंपैक्ट है ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ एंड सर्वाइवल के ऊपर। सो सर ये चेंजिंग एनवायरनमेंट को रीड करना दो प्रोसेस से होता है, आप सबको पता होना चाहिए। एक को हम एनवायरमेंटल एनालिसिस कहते हैं और एक को सर हम एनवायरमेंटल स्कैनिंग कहते हैं। कोई भी बच्चा मुझे बता सकता है क्या कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? केयरफुल मॉनिटरिंग ऑफ एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स, दैट इज environmental scanning to find out events, trends। इवेंट का मतलब गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लिया, उसकी वजह से क्या ट्रेंड पैदा हुए, कस्टमर के बिहेवियर में चेंज हुआ, उसकी वजह से क्या ट्रेंड पैदा हुए, कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बदल गए, उसकी वजह से क्या ट्रेंड पैदा हुए, टेक्नोलॉजी बदली, उसकी वजह से क्या ट्रेंड्स पैदा हुए। गेटिंग द पॉइंट? तो इवेंट की वजह से ट्रेंड पैदा होते हैं मार्केट के अंदर। एक पॉपुलर एग्जांपल दे देता हूं सर, गवर्नमेंट ने एफडीआई इन रिटेल में परमिशन दे दी, डिफेंस सेक्टर में सर गवर्नमेंट ने एफडीआई इन रिटेल 100% की परमिशन दे दी, तो क्या होगा? दुनिया के बड़े बड़े डिफेंस प्रोडक्ट बनाने वाले इंडिया आएंगे, तो इंडिया वालों का क्या होगा? उनके लिए सीवियर कंपटीशन तैयार होगा। उनको कैसे पता चलेगा? तो अगर वो इवेंट को कॉन्टिन्यूअसली आइडेंटिफाई करते रहेंगे तो उनको ट्रेंड्स का पता चलेगा, एनवायरमेंटल स्कैनिंग से पता चलेगा। सर अगर मान लो आज ऐसा हो जाए कि जितने भी बिग फोर फॉर्म्स हैं, जितने भी फॉरेन के फॉर्म्स हैं, जितने भी फॉरेन मल्टीनेशनल प्रैक्टिसिंग फॉर्म्स हैं, उनको अब इंडिया में प्रैक्टिस करने की इजाजत नहीं देंगे, फिर क्या होगा? अपॉर्चुनिटी इवेंट है ना, इसकी वजह से एक नया ट्रेंड पैदा होगा और इसकी वजह से एक इश्यूज पैदा होंगे और फिर कस्टमर की एक्सपेक्टेशन उसी हिसाब से तैयार होगी। ये सर इन्वायरमेंटल स्कैनिंग की पावर है। 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, इवेंट्स, ट्रेंड्स, इश्यूज एंड एक्सपेक्टेशन। इवेंट एंड ट्रेंड की वजह से मार्केट में इश्यूज पैदा होते हैं और कस्टमर की एक्सपेक्टेशन उसी हिसाब से चेंज होती है। एक और एग्जाम्पल देता हूं, ध्यान से सुनना सारे बच्चे। एक टाइम रहा होगा ना जब इंडियन फर्म से इंडिया में प्रैक्टिस करती होंगी और अचानक से मार्केट को ओपन किया होगा गवर्नमेंट ने और बिग 4 बिग 5 फर्म्स नहीं, केपीएमजी, डेलोइट, पीडब्ल्यूसी एटसेट्रा एटसेट्रा इंडिया आ गई होंगी। बोलो यस और नो? आई होगी ना? तब इंडिया आई होगी और इंडियन फर्म्स को फिर उनके हिसाब से तैयार करना पड़ा होगा, क्योंकि वो तो सारी सर्विसेज अंडर वन रूफ देने वाले हैं। वो तो लीगल सर्विस भी देंगे, अकाउंटिंग भी देंगे, मार्केट रिसर्च करके भी देंगे, आपको डेटा एनालिटिक्स भी करके देंगे, आपको जो सर्विस चाहिए, टैक्स की भी सर्विसेज देंगे, सुप्रीम कोर्ट में लड़ने के लिए, केस लड़ने के लिए लॉयर भी उन्हीं के पास है, पैकेज खरीदिए, सारा सॉल्यूशन है हमारे पास। व्हाट इज दैट? दैट इज कॉल्ड, व्हाट इज दैट कॉल्ड? दैट इज अगेन इवेंट। ये ट्रेंड है, उसकी वजह से इवेंट है, उसकी वजह से ट्रेंड हुआ और इश्यूज क्रिएट हुए। अब सर इंडियन फर्म्स को भी कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को समझ के उसके हिसाब से लूथरा एंड लूथरा ऐसे ही बना, चतुर्वेदी एंड शाह ऐसे ही बना, उनको कंपीट करने के लिए बना। तो सर ये दो चीजें हैं जो आपको बता सकती है कि कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट एनवायरनमेंट को कैसे समझना है और कैसे स्ट्रेटेजिक इश्यूज से डील करना है, अदरवाइज आप पीछे रह जाओगे। इट इज अ कॉस्टली प्रोसेस, इट इज अ कॉस्टली प्रोसेस। कई लोग कहते हैं कॉस्टली प्रोसेस है। व्हाई दिस इज अ कॉस्टली प्रोसेस? बिकॉज ए टाइम टेकिंग प्रोसेस, बहुत सारे रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स इसमें लगते हैं, टाइम लगता है, बहुत सारे स्टेप्स है, पूरा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव को अचीव होने में भी एक टाइम लगता है, तब इसका फाइनलाइजेशन होता है। कॉम्पिटिशन एनालिसिस इज ए चैलेंजिंग टास्क। इसके लिए हम कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप की फिलॉसफी से होकर गुजरते, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप गेन करने की डेवलप करते, कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस गेन करते हैं। सर ये मुश्किल बात है क्योंकि कॉम्पिटिटर्स का बहुत सारा डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, जो कोई भी सारा डेटा, परफेक्ट डेटा हमारे पास कॉम्पिटिशन का जनरली नहीं अवेलेबल होता है, बट फिर भी कोशिश करते हैं एज मच एज इट इज पॉसिबल। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, व्हाट काइंड ऑफ फ्यूचरिस्टिक स्ट्रेटजी डू दे आर प्लानिंग? अब इसका जवाब मिल सकता है क्या आपको? किसी किसी केस में आपको समझ में आ जाएगा, ज्यादातर केसेस में ये पता करना मुश्किल होता है साहब। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अगेन। अब आ जाते हैं आगे,
हो गए 4। तो क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स सीटीसी एनालिसिस। सारे बच्चों को याद रहता है, एनालिसिस का एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए, इसका एग्जाम्पल के साथ इंटरप्रिटेशन याद होनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स बोले तो कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट एनवायरमेंट, सी बोले तो कॉस्टली प्रोसेस, टी बोले तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, सी बोले तो कंपटीशन एनालिसिस इज अ चैलेंजिंग टास्क। डन, लॉक करें। ठीक है, अब आते हैं सर स्ट्रेटेजिक लेवल इन ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे बच्चे यहां पे कंफ्यूज होते हैं, आज सारी कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। ध्यान से सुनना, जिसको जिसको कंफ्यूजन है, किसको कंफ्यूजन है इस टॉपिक में, पहले यही बता दो किस किस को इस टॉपिक में कंफ्यूजन रहती है। स्ट्रेटेजिक लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन, देखो भाई दो बातें बता देता हूं, पहले कि आप कोई और चीज सोचो, मैं आपको पहले एक्सप्लेन ही कर देता हूं ताकि लाइफ टाइम के लिए आपकी ये कंफ्यूजन दूर हो जाए। जरा इसको बताना क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जवाब दो। ये हायरार्की है, हायरार्की है, ये टॉप लेवल है, ये मिडिल लेवल है, ये लोअर लेवल है, राइट। ये किसकी है, ये किसकी है, किसी की भी हो सकती है। ओके, मान लो ये XYZ लिमिटेड की है, ठीक है। ये क्या है, एक बिजनेस है। ये बिजनेस को कैसे मैनेज करता है, बिजनेस इसकी टॉप मैनेजमेंट है और बाकी इसके फंक्शंस हैं। फंक्शंस मतलब अलग अलग फंक्शंस के मैनेजर्स और उसके एग्जीक्यूटिव। तो यहां बिजनेस लेवल और यहां फंक्शनल लेवल। एक बिजनेस तो ऐसे ही चलता है ना, बोलो यस और नो। एक बिजनेस की बात करूंगा तो बिजनेस लेवल फंक्शनल लेवल ऐसे ही चलेगा ना, फंक्शनल लेवल मैनेजर्स एंड फंक्शनल लेवल सुपरवाइजर्स एंड वर्कर्स एंड एग्जीक्यूटिव्स। क्लियर है, नहीं रुक जाओ, ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। मैं एक कंपनी की बात कर रहा हूं, XYZ लिमिटेड, ओनली एक बिजनेस, इसके स्ट्रेटेजिक लेवल कैसे होंगे। और ये XYZ एक बिजनेस है, इंडिपेंडेंट बिजनेस है, क्या इसी को हम स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट बोल सकते हैं क्या, क्या ये SBU है, बोलो यस और नो। क्लियर है, यहां तक क्लियर है सबको। अब आगे सुनना जरा, अब देखो ध्यान से। अब क्या हुआ, ये XYZ लिमिटेड ना ये टायर बनाती थी, क्या बनाती थी, टायर बनाती थी। अब इसने कार भी बनाना शुरू कर दिया, इसने टूल्स भी बनाने शुरू कर दिए, इसने एरोप्लेन भी बनाने शुरू कर दिए, इसने गैस भी बनाने शुरू कर दिए। रुक जाओ, अलग अलग प्रोडक्ट बनाने शुरू कर दिए, अलग अलग इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना, पैसे आ गए ना तो इन्वेस्ट करना शुरू किया। और इसने क्या किया, इसकी जर्नी समझो जरा। इसने XYZ टायर्स, XYZ कार्स ऑटोमोबाइल, XYZ टूल पार्ट्स, XYZ एरोप्लेन्स जो भी है, एविएशन लिमिटेड, सब में लिमिटेड, लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड, XYZ गैस लिमिटेड। इसने क्या किया, नजर बदले, नजारे बदले, इंडस्ट्री के इशारे बदले। अब बताओ भाई, अब ये कंपनी क्या हो गई, रुक जाओ। और इसने क्या किया, सुनो ध्यान से, ये सबको SBU बना दिया, इंडिपेंडेंट यूनिट्स बना दिए। अब इसके 5 बिजनेसेस हो गए, ठीक है। पांचों बिजनेसेस को कौन मैनेज कर रहा है, एक आदमी मैनेज कर रहा है, मिस्टर ओम त्रिवेदी। बताओ ये ठीक है क्या, तुम्हें ये देख के ठीक लग रहा है क्या, सारे लोग बताना जरा, आपके बहुत सारे डाउट है मैं जानता हूं। ये डाइवर्सिफाई हो गया, लेकिन एक ही बंदा जो सिर्फ टायर बिजनेस का एक्सपर्ट था वो इन सब को मैनेज कर रहा, ऑटोमोबाइल को भी, टूल पार्ट्स को भी, एविएशन को भी, कार को भी, गैस को भी। अरे कमाल हो गया है, नहीं ठीक से कर पाएगा। स्ट्रैटेजी क्या कहती है, ध्यान से सुनो, स्ट्रैटेजी क्या कहती है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या कहता है, मॉडर्न टाइम्स में मॉडर्न स्ट्रेटेजी, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन की फिलॉसफी क्या कहती है कि भाई देखो ऐसे काम मत करो, ये बड़ा घौच-पौच हो गया। आप ऐसा करो ओम जी, आपको इतना ही कंट्रोल करने का शौक है ना, आपको ना, ये सब तो SBU हो गए, ये तो सब बिजनेस लेवल हो गए।
और इन सब के फंक्शनल लेवल होंगे ऑब्वियसली, मतलब सबकी अपनी अपनी हायरार्की होगी। बोला यस। सब जगह टॉप पे आप ही जाके बैठे हो, सबको आप संभालने की कोशिश कर रहे हो, गलत कर रहे हो। फिर आपने तो इनको इंडिपेंडेंट किया ही नहीं ना, आप इनको एसबीयू कैसे बोल रहे हो? ये तो इंडिपेंडेंट हुए ही नहीं, ये तो एक तरह से डिवीजन हो गए आपके। ये तो अलग अलग इंडस्ट्री के अलग अलग बिजनेसेस हैं। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के, स्ट्रेटेजिकली मैनेज करने के लिए अपने बिजनेस को एक तरीका निकाला गया। ओम त्रिवेदी को बोला आप ना इन चारों के ऊपर ऐसा बनाओ, हायरार्की कुछ ऐसी बनाओ, एक्स वाई जी एंटरप्राइजेस, एंटरप्राइजेस या इंडस्ट्री, इंडस्ट्रीज, ऐसा एक ग्रुप ऑफ कंपनी का एक पेरेंट कंपनी बना दो। क्या बना दो? पेरेंट कंपनी बना दो, सो दैट कि आप यहां से बैठ के, और आप खुद यहां बैठ जाओ, प्लस आपका बोर्ड। ऑफ कोर्स यहां भी हायरार्की होगी, लेकिन ये हायरार्की का काम दूसरा होगा। और इसके नीचे आपके बिजनेस लेवल्स आ जाएंगे, एसबीयूज आ जाएंगे। यहां पे आप लगा दो एक्स वाई जी ऑटो, एक्स वाई जी टायर्स, एक्स वाई जी गैस, एक्स वाई जी जो भी है, पेट्रोल, पेट्रोकेमिकल, वॉटेवर। इस तरह से आपके सारे एसबीयूज आपके नीचे हो गए। और फिर इन सब के फंक्शंस, एचआर, मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन एटसेट्रा। ये सर हमने स्ट्रेटजी के हिसाब से, ये हमने हमारी जो स्ट्रेटेजिक हायरार्की हो गई ऑर्गेनाइजेशन की, कुछ ऐसी हो गई। बोलो यस सर नो। सर इस वजह से, इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, बिजनेस को स्ट्रेटेजिकली मैनेज करने के लिए, मैनेजमेंट से नहीं स्ट्रैटेजी से मैनेज करने के लिए, नॉर्मल मैनेजमेंट नहीं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के तरीके से मैनेज करने के लिए हमने सर 3 लेवल जनरेट किया। एक को कॉर्पोरेट लेवल बोला, दूसरे को बिजनेस लेवल बोला, और तीसरे को फंक्शनल लेवल बोला। बात समझ में आ गई क्या? और अलग अलग लेवल पे यूज होने वाली स्ट्रैटेजी को कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी बोला, इसको बिजनेस स्ट्रैटेजी बोला, और इसको फंक्शनल स्ट्रैटेजी बोला। बोलो बात क्लियर हो गई क्या? इंडिपेंडेंट, यस। अब सर इससे और बातें क्लियर हो गई, और सुन लो जरा 2-3 बातें मेरे से। अब जो यहां बैठे लोग हैं, अब ओम त्रिवेदी का रोल बदल गया भाई। अब वो टायर को मैनेज नहीं कर रहा है, ना कि वो टायर को, पेट्रोलियम को, ना ही गैस को, ना टूल पार्ट्स को, ना ऑटो को, किसी को मैनेज नहीं कर रहा। वो एक को नहीं मैनेज कर रहा, वो सबको मैनेज कर रहा, सब पे नजर बना के बैठा, गिद्ध दृष्टि डाल के यहीं से। बोला अच्छा, अब ये बिजनेस को नहीं मैनेज कर रहा, ये पोर्टफोलियो को मैनेज कर रहा है, पोर्टफोलियो ऑफ बिजनेसेस को। इसके पास बास्केट ऑफ बिजनेस है, ये उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहा है, इसके लिए रिसोर्सेस का इंतजाम कर रहा है, इनसे वो रिपोर्टिंग ले रहा है, इनके लिए वो स्ट्रैटेजी बना रहा है जिसे हम कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी बोलते हैं। ये यहां बैठ के ग्रोथ डिजाइन पे काम कर रहा है, डायरेक्शन, एक्सटेंड, पेस एंड टाइमिंग ऑफ ग्रोथ पे काम कर रहा है, ये ओवरऑल कॉर्पोरेट का विजन बना रहा है। बात समझ में आ गई क्या? ये है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब्दुल है नाम मेरा, सब पे नजर रखता हूं है। और ये एसबीयू, अब ये क्या कर रहे हैं, ये सब अपने अपने इनको हेड दे दिए। इनको बोला चल भाई तेरा बिल्लू हेड है, तेरा टिल्लू, बिल्लू बेचारा, टिल्लू टिटारा, एंड सिल्लू तेरा हेड हो गया बीटीएस, और यहां आर्मी हो गया, बीटीएस आर्मी को हेड बना दिया इन सबका। इसने बोला भाई ये लोग इसको संभालेंगे, अलग अलग लोग। और इनकी जिम्मेदारी क्या होगी, इसका कॉम्पिटिटर होगा ऑटोमोबाइल का, ऑटो वाला कॉम्पिटिटर होगा, इसको हुंडई, होंडा, टाटा, टोयोटा से कंपीट करना है। अब ये टायर वाले को एमआरएफ टायर और बाकी टायर वालों से कंपीट करना है, तो इसके अपने कॉम्पिटिटर होंगे, अपनी कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी होगी, अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज होंगे, अपना कैटलॉग होगा, खुद से खुद के लिए वैल्यू क्रिएट करनी होगी, इसका अपना पिलर नंबर 420 होगा। समझ गए? हर बिजनेस के अपने अपने ये सब होंगे। सो यहां पे कॉर्पोरेट लेवल का मतलब होगा ग्रैंड स्ट्रैटेजी, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी का मतलब होगा ग्रैंड स्ट्रैटेजी, स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट, कॉम्बिनेशन। बात समझ में आ गई? बिजनेस लेवल का मतलब होगा कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी, बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी मींस कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी, हाउ टू compete, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, ये सब तरीके हैं, फोकस, कंपटीशन के ही तरीके हैं ना।
ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन को चेक करना, जेनरिक स्ट्रेटजी पे काम करना, ये सब क्या है, बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी है, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी डिसाइड होगी। क्योंकि हर बिजनेस को अपने बिजनेस और अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से रिलेटेड फाइट खुद ही लड़नी पड़ती है। और फंक्शनल लेवल पे इनको विचारों को हर स्ट्रेटजी के ऑपरेटिंग प्लान्स दिए जाएंगे। एसओपी मार्केटिंग वालों का अलग होगा, फाइनेंस का अलग होगा, एचआर का अलग होगा, प्रोडक्शन का अलग होगा, फाइनेंस का अलग होगा, आरएनडी का अलग होगा। ये सर अपने ऑपरेटिंग प्लान्स को एग्जीक्यूट करेंगे। तो इनको कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, इनको शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी चाहिए जिसे हम टैक्टिक्स कहते हैं। क्लियर हो गया क्या? इतनी देर में मैंने सारा आपको ओवरव्यू दे दिया, क्या बोलो क्लियर हो गया क्या? चीते की चाल बाज की नजर, बोलो भाई। और अपने कॉन्सेप्ट पे शक नहीं करते। तो ऐसे ही फ्री फ्लो में तुम्हें बातें दिमाग में चलनी चाहिए, इधर सेट होनी चाहिए, फ्री फ्लो में इतनी बातें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब आ जाओ। अब ऐसे ही आपके पास एग्जांपल है भाई, कॉर्पोरेट लेवल पे कौन होता है डिफाइन कर सकते हो, बिजनेस लेवल पे कौन कौन लोग होते हैं डिफाइन कर सकते हो, फंक्शनल लेवल पे कौन होते हैं डिफाइन कर सकते हो। अभी ध्यान से देखना, बिजनेस लेवल के नीचे डिविजन्स आते हैं, ये भी क्लियर है? क्लियर है ना? ओके, बिजनेस के ही डिवीजन होते हैं, ये भी क्लियर है ना? मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर, एम फॉर्म स्ट्रक्चर बात करेंगे। ओके, जब हम बिजनेस की बात करेंगे तो बिजनेस प्रोडक्ट्स की बातें करेगा, और जब कॉर्पोरेट की बातें करेंगे तो वो बिजनेसेस की बातें करेगा। तो दोनों का कैटलॉग अलग है, इसका पोर्टफोलियो बिजनेसेस का है, इसका पोर्टफोलियो प्रोडक्ट का है। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, अब आ जाओ डेफिनेशन के ऊपर, इज द ग्रोथ डिजाइन ऑफ द फर्म, ग्रोथ डिजाइन ऑफ द फर्म आज इट स्पेल्स आउट द ग्रोथ ऑब्जेक्टिव, और वो क्या है, डेप्थ, डायरेक्शन, एक्सटेंट, पेस एंड टाइमिंग ऑफ ग्रोथ। ठीक है, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी इज कंसर्न्ड विद 4 थिंग्स, कॉम्पिटिटिव, कॉन्टैक्ट, रीच, मैनेजिंग एक्टिविटीज एंड बिजनेस इंटर रिलेशनशिप एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। ये भी क्लियर है, CRM स्क्वायर क्लियर है, CRM N नहीं M, क्लियर है। कॉम्पिटिटिव कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है क्या? लोकलाइज्ड होगा, नेशनल होगा, इंटरनेशनल होगा, हमारा कंपटीशन कैसा होगा। रीच, हाँ हम सर इंडियन मार्केट में वर्क करेंगे, फॉरेन मार्केट में वर्क करेंगे, ये तो होगी कॉम्पिटिटिव कॉन्टैक्ट। रीच का मतलब होगा हम किस इंडस्ट्री में पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं, मतलब हम क्या टायर बनाने वाली कंपनी बन के रह जाएंगे, डाइवर्सिफाई करेंगे तो कितना करेंगे, पेट्रोल में, पेट्रोकेमिकल में नहीं, स्टील इंडस्ट्री में, माइनिंग में, उधर कोल फील्ड में, किधर किधर, पोर्ट में, कहाँ पैसा लगाएं आप बताओ, ट्रांसमिशन में, अलग अलग जगह, ऑटो में, कहाँ लगाएं। रीच इट विल डिटरमाइन, इट विल बी डन बाय द टॉप मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट लेवल, ओनली कॉर्पोरेट लेवल, टॉप मैनेजमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट लेवल। तो इसलिए टॉप मिडिल लोअर नहीं करना आप कॉर्पोरेट बिजनेस और फंक्शनल को, गलती से भी नहीं, बहुत सारे बच्चे करते हैं। कई लोगों को तो मैंने डिजाइन ऐसे बनाते देखा है, ऐसे बनाते, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल। भाई इससे गलत कुछ नहीं हो सकता, ये गलत है, ये गलत है रे, ये हायरार्की कुछ और कहती है। ये तो कॉर्पोरेट में भी ये हायरार्की होती है और हर बिजनेस की अपनी हायरार्की होती है, ये हायरार्की अलग है। जब हम लेवल ऑफ बिजनेसेस एंड स्ट्रेटेजिक लेवल की बात करें तो लेवल की बात कर रहे हैं, हायरार्की की बात नहीं कर रहे, इस हायरार्की की बात नहीं कर रहे। गलती से ऐसे नहीं सोचना, अगर सोचते थे तो भूल जाओ सोचना, गलत है, रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, नहीं करना ऐसे। मैं बार बार बोल रहा हूं, चिल्ला के बोल रहा हूं, ठीक है, नहीं करना ऐसे। अब आते हैं सर मैनेजिंग एक्टिविटीज एंड बिजनेस इंटर रिलेशनशिप्स। इसका मतलब क्या होता है, बिजनेस की एक्टिविटीज क्या होंगी और उसके दूसरे बिजनेसेस के साथ रिलेशनशिप क्या होंगे, या अपने बिजनेस के अंदर जो डिफरेंट बिजनेसेस हैं उससे रिलेशनशिप क्या होंगे। क्या आपको लगता है कि जो रिलायंस रिटेल है उसको रिलायंस लॉजिस्टिक्स से सपोर्ट लेनी चाहिए, ट्रांसफर प्राइसिंग का मामला होगा। तो सर ये सब चीजें कॉर्पोरेट डिसाइड करती है। उसके बाद मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, आप देखोगे किसी भी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में चले जाओ, टाटा एंड सन्स में चले जाओ, आईटीसी में चले जाओ, आईटीसी के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ, उसकी जो कॉर्पोरेट पॉलिसी होगी, उसकी जो इंप्लॉई की पॉलिसी होगी, वो सब सेम होगी ना। याद है स्विट्जरलैंड वॉलमार्ट वाला एग्जाम्पल आपको क्लास में दिया था, कितने लोगों को याद है, कोई बता सकता है। बिजनेस स्ट्रैटेजी की बात कर लेते हैं, प्लान्स एंड एक्शंस दैट फॉर्म डिवाइस टू compete in the given product market scope or setting, addresses the question how do we compete within the industry। SBU प्रॉफिट सेंटर, SBU को डिफाइन कर सकते हो आप,
एंड फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी इज नथिंग बट टैक्टिकल इन नेचर। इसका भी एग्जांपल दिया था, एक सेल्समैन वाला एग्जांपल याद होगा। रचिता थैंक यू, ठीक है। कुलदीप सबको याद है, स्विट्जरलैंड याद है, मनकरण बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब मेरे को यह बता दो जरा, यहां पे एक क्वेश्चन था, एसबीयू को डिफाइन करना हो कैसे डिफाइन करोगे, आ चुका है वैसे, ठीक है। यहां क्लोज करते हैं, ठीक है। ये वाला टॉपिक इस बार के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, मेरे हिसाब से नहीं रहेगा, ये वाला नॉर्मल रहेगा, ज्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है, ठीक है। ऐसे ही एक रीडिंग मार लेना, प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत कराए हुए हैं।